इसमें हम वाइट बोर्ड शेयर करते हैं, ठीक है। तो आपका जो फॉर्मूला बन रहा था, ये जैसे मैं अभी राइट कर रहा हूँ ना, बिल्कुल इसी तरह की राइटिंग हमें उसके अंदर भी मिल जाती है। ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी इज इक्वल टू सी ओवर आर, ठीक है। तो सी आपका कैश फ्लो है, कैश फ्लो आपका 30,000 है। यहाँ पे ये ऐसे मैं माउस से लिख रहा हूँ, इसीलिए थोड़ा सा सही नहीं लिखा है। तो ये 8% है। परसेंटेज को हमेशा जब भी हम कैलकुलेशन में यूज करते हैं तो हम डेसिमल के अंदर यूज करते हैं, ठीक है। तो जब आप इसको ग्रोइंग कैश फ्लो करेंगे तो इसमें ग्रोथ रेट आप ले लोगे। ग्रोथ रेट यानी जो इन्फ्लेशन इसमें शो हो रहा है जिससे राइज कर रही है प्राइस, दैट इज 4%। आर आपके पास 8%। तो आप करना है सी ओवर आर माइनस जी कर लेना। तो आर माइनस जी क्या बनेगा? आर माइनस जी 8%, वो ऑलरेडी आर जो है 8% है आपका, आर आपका 8% है। तो ये 4% है, तो आर माइनस जी क्या होगा? 4% हो जाएगा। तो ये आपके पास 30,000 एज इट इज आप लिखिए, और नीचे आपका 4% जब होगा तो वो 0.04 हो जाएगा। मुझे बताएं, डिनोमिनेटर में वैल्यू कम होगी तो ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज करेगी या डिक्रीज करेगी? कौन बोलेगा? इंक्रीज करेगी, ठीक है। तो तब आपको परपेचुइटी के लिए जो है ग्रोइंग, हाँ, ग्रोइंग परपेचुइटी के लिए आपको ज्यादा अमाउंट की जरूरत होगी। वो हम वहां पे दोबारा जाके देख लेते हैं कितनी अमाउंट की जरूरत होगी। इसको मैं क्लोज करता हूँ। असल में इसी तरह हम उसकी स्लाइड पर भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट टाइम मैं देख के फिर इंशाल्लाह यूज करता हूँ उसको। जी, आ गई स्लाइड आपके सामने? स्लाइड आ गई आपके सामने, कंफर्म कीजिएगा। जी सर, आ रही है। ओके, थैंक यू। ये देखिए, अब ये ग्रो कर रही है 4% से। जब ग्रो करेगी 4% से तो आपका 1.04, यानी हम जो एक फैक्टर बनाते हैं ना 1 प्लस जी का, यानी 1 प्लस जो भी रेट होता है वो फिर आगे स्क्वायर होता चला जाएगा इन द सेम वे, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ द पार्टी नेक्स्ट ईयर 30,000, the cost then increase 4% per year forever. From timeline we devise the form of growing perpetuity and can value it that way. तो अगर आप वैसे इसको सम करना चाहें तो वैसे भी सम कर सकते हैं, लेकिन बिकॉज वी हैव द फॉर्मूला जो कि सिंप्लीफाइड है तो हम उस फॉर्मूले को यूज कर लेते हैं जो हमने अभी देखा, ठीक है। उसके हिसाब से हम आर माइनस जी कर लेंगे। तो आप इसकी वैल्यू देखें कितनी बढ़ गई, ऑलमोस्ट डबल हो गई है, ठीक है। 3,075,000 था और एक 4% की इंक्रीज की वजह से वो 750,000 बन गई, ठीक है। यू नीड टू डबल द साइज ऑफ योर डोनेशन, जो आप डोनेट करेंगे उसको आपको ऑलमोस्ट डबल करना पड़ेगा, ठीक है। 375 से आपने उसको 750,000 करना पड़ेगा 4%। आप एक्चुअली देखें तो बेसिकली जो डिनोमिनेटर था वो भी हाफ हो रहा है, 8% से 4% पे जा रहा है। तो इसका सिर्फ फॉर्मूला आपने जहन में रखना है कि जो आपका जो भी इंटरेस्ट रेट होता है उसमें से आपकी जो ग्रोथ रेट है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, और नॉर्मल परपेचुइटी के अंदर सिंपली आप कैश फ्लो को डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट रेट से, जो भी रेट होता है, और जो ग्रोइंग परपेचुइटी है उसमें आपने ग्रोथ को
इंटरेस्ट रेट में से सब्ट्रैक्ट कर देना है जो डिनोमिनेटर में होगा आपके पास। ठीक है, एक और एग्जांपल आ गई, ये भी पीछे से ही रेफर कर रहा है। एग्जांपल 0.3a, you plan to donate 4 million to your alma mater to fund an endowment professorship। ये हमने एग्जांपल की नहीं थी, बहरहाल वो उस एग्जांपल में ये था कि आपने एंडोर्ड प्रोफेसरशिप थी, उसके अंदर आपने डोनेट किया था 4 मिलियन। ठीक है, given an interest rate of 7% per year, the professor would be able to collect 200,000 per year from your generosity। ठीक है, प्रोफेसरशिप का मतलब ये है कि वो जो प्रोफेसर्स को जो है ना उनकी इंडोमेंट थी, उनके बेनिफिट के लिए, यानी कि प्रोफेसर्स जो शायद रिटायर्ड प्रोफेसर्स होते हैं उनके लिए। तो आपने 4 मिलियन दिया था और 7% जो है वो इंटरेस्ट रेट था, उस हिसाब से बिल्कुल इन द सेम वे वही फॉर्मूला लगाते हुए तो प्रोफेसर को 200,000 मिलने थे एवरी ईयर, नॉट मंथली, एवरी ईयर। ठीक है, तो अगर आप एक्सपेक्ट करते हैं कि इन्फ्लेशन 2% हो तो फिर क्या होगा? हाउ मच द प्रोफेसर बी पेड इन द फर्स्ट ईयर इन ऑर्डर टू अलाउ हर एनुअल सैलरी टू इंक्रीज बाय 2%। तो आप ये भी चाह रहे हैं कि उसकी एनुअल जो सैलरी है वो 2% से इंक्रीज कर जाए। ठीक है, किस लिए इंक्रीज कर जाए? टू कैंसल द इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। जो इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट है उसको कैंसिल करने के लिए, यानी उसकी जो वो परचेसिंग पावर है वो सेम रहे, यानी इन्फ्लेशन को आप उससे काउंटर करें, तो उसको भी आपको 2% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा ना। तो फिर उसके लिए आपको कितना, आपको एंडोमेंट फंड को कितना इंक्रीज करना पड़ेगा? 4 मिलियन। ठीक है, ये 4 मिलियन है आपका। ठीक है, आगे क्या आएगा? आगे आपका ज़ाहिर है 1 यहाँ पे आएगा 1.02 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर यहाँ 1.02 की पावर 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पावर 3 आ जाएगा। ठीक है, तो टुडे इट इज 4 मिलियन, तो आपका यहाँ पे वो इंक्रीज करता जाएगा। ठीक, from the timeline we recognize the form of growing perpetuity and can evaluate that way in the same way। ठीक है, ग्रोथ इसमें 2% को 2 से माइनस हो जाएगा। कैश फ्लो आपका क्या बनेगा जी? He can only withdraw 120,000 in her first salary। तो पहली सैलरी में वो कितना विड्रॉ कर सकेगी जी? प्रोफेसर जो है 4 मिलियन से 120,000 कर सकेगी। मल्टीप्लाई हम इसे कर रहे हैं 5% से और -2% से। तो कैश फ्लो आपने कैसे निकाला है, मैं आपको बताता हूँ। कैसे निकाला है कैश फ्लो, आपने कैसे निकाला है? इसको क्लोज करते हैं, वर्सेस में जाते हैं, इसके ऊपर व्हाइट शीट के ऊपर, और देखते हैं ये हमारे पास फॉर्मूला था ना प्रेजेंट वैल्यू का। प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला था सी ओवर सी ओवर आर माइनस, और ये परपेचुइटी की वैल्यू है बेसिकली, पी या प्रेजेंट वैल्यू, ये परपेचुइटी की वैल्यू है, ये 4 मिलियन है। ठीक है, आपने सी निकालना है, तो इस पूरी वैल्यू को आप क्या करेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो सी इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू एंड इट विल बी मल्टीप्लाइड बाय आर माइनस, ये आर माइनस वी से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब ये थी 4 मिलियन आपको। ठीक है, मैं उसको 4 मिलियन 4 एम लिख देता हूँ। ठीक, ये आपके पास आर क्या था? ये आपके पास 5% था, 5% था, और ये 2%। तो ये 0.05 हो गया, ये 0.02 हो गया, ये 4 मिलियन हो गया। अब अगर वापस जाके उस स्लाइड को हम देखें तो वी कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट एक्चुअली इज बीइंग डन, क्या हो रहा है।
जी देखिए, नजर आ रहा है आपको? ये आपका सी एफ जो है ये सी है, ठीक है, ये पी वी है, ये आपका आर है और ये आपका जी है, ठीक है। इन सेकेंड ईयर हर पेमेंट विल बी 120,000 और उसके साथ 1.02 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्यों 2%? आप क्या कह रहे हैं? आप कह रहे हैं आपने रेज करना है, जो उसका इम्पैक्ट है, यानी 122,400 जो है ये एग्जैक्टली इक्वल होगा 120,000 के आज। एक साल बाद अगर आपको मिले तो 122,400 होगा, यानी एक साल में इसकी इतनी वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। जो इनका डिफरेंस है, इनका डिफरेंस आ रहा है 2,400 जो है बेसिकली 2%, ठीक है। तो इसी तरह से आपकी वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी, ठीक है। ये आपके कैश फ्लोज, आप इस तरह से कैश फ्लोज भी निकाल सकते हैं, राइट। सिर्फ जो पिछला प्रॉब्लम था उसमें हमने क्या देखा था, उसमें हमने टोटल एंडोमेंट फंड जाना है जो हमने डोनेट करना था वो देखा था। इसमें हम कैश फ्लोज देखे हैं। एंडोमेंट फंड का हमें पता है, हमने ये नहीं कहा कि हमें कितने एंडोमेंट फंड इंक्रीज करना चाहिए, बल्कि हम ये कह रहे हैं कि कैश फ्लो कितना रहेगा, ठीक है। अगर उसकी वैल्यू अगर 2% से आपकी इन्फ्लेशन की वजह से राइज करती है तो आपके कैश फ्लो कैसे इफेक्ट होंगे, यानी ग्रोइंग कैश फ्लोज बन जाएंगे ना 122,000 और फिर 1.02 मल्टीप्लाई हुआ और फिर इसी तरह से आपका 1.02 की पावर 2 मल्टीप्लाई होगा, फिर पावर 3 मल्टीप्लाई होगा। इन द सेम वे, ये मैं दिखाता हूँ, इन द सेम वे जैसे यहाँ पे होगा 1.04, फिर यहाँ पावर 2, फिर पावर 3, फिर पावर 4। यहाँ पे पहला जो आपका आ रहा है कैश फ्लो वो यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। इधर आप कैश फ्लो इधर भी वैसे ही निकालेंगे, लेकिन बेसिकली वहां इस क्वेश्चन के अंदर हमें कैश फ्लो दिए हुए नहीं है, ठीक है। यहाँ कैश फ्लो नहीं दिए हुए, इसमें जो बताया है कैश फ्लो नहीं बताया हुआ, ठीक है। इसमें कैश फ्लो निकाला। अच्छा जी सॉरी। ग्रोइंग एन्युटी जो है वो स्ट्रीम ऑफ एन ग्रोइंग कैश फ्लोज है। हर कैश फ्लो दूसरे कैश फ्लो से ग्रो कर रहा होता है और रेगुलर इंटरवल पे आपके पे। ग्रोइंग परपेचुइटी क्या है? दैट इवेंचुअली कम्स टू एन एंड, ठीक है। ये एक एंड पे पहुंच जाएगी। ग्रोइंग परपेचुइटी जो है, ग्रोइंग एन्युटी जो है वो आपको एन्युटी का वैसे ही पता है, उसमें नंबर ऑफ पेमेंट्स होती है ना कि आपकी कब कितनी पेमेंट्स होंगी। एन का मतलब है आपके नंबर्स कितने होंगे, ठीक है, कितनी पेमेंट्स होंगी। एनओटी में और परपेचुइटी में हमने डिफरेंस ये देखा था, एक फॉर एवर की, फॉर ऑलवेज जो चलती रहती है। दूसरे में हमने कहा था कि ये जो है एक लिमिटेड टाइम के लिए होगी, यानी उसके टाइम पीरियड होंगे। अब इसमें वो कह रहा है कि जो ग्रेन परपेचुइटी एनओटी, ये एनओटी को शो किया है विद इनिशियल कैश फ्लो सी ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ जी एवरी पीरियड। तो आपका सी 1+G के साथ चलता जाएगा और आपका जो आखिरी होगी पेमेंट वो n-1 होगी। n-1 क्यों होगी? क्योंकि आपका जो फर्स्ट कैश फ्लो है वो एक पीरियड के बाद है, तो यहाँ n-1 आता है इसीलिए, ठीक है। एक पीरियड के बाद है तो एक पीरियड आपका सब्ट्रैक्ट हो जाएगा n से, ठीक है। और आपकी ग्रोइंग जो एनओटी उसकी प्रेजेंट वैल्यू आप कैसे निकालते हैं? बिल्कुल इन द सेम वे आपने पीछे एनओटी की भी वैल्यू निकाली थी ना, सी ओवर आर थी, फिर आपका था 1-1 ओवर 1 प्लस आर की पावर एन। तो यहाँ पे सिंपली आपने आर की जगह r-g कर दिया और जहाँ 1 ओवर 1 प्लस आर की पावर एन था वहां अपने ऊपर भी 1 ओवर 1 प्लस g कर दिया। ये इसके फॉर्मूले में थोड़ा सा डिफरेंस है। मेरे यहाँ एक मिस्टेक है, यहाँ एक मिस्टेक है, यहाँ एनओटी है, ग्रैंड पीक्यूटी नहीं है, ग्रोइंग एनओटी है आई थिंक सो। अच्छा आगे कुछ आता है तो हम इसको देख लेते हैं, ठीक है। ठीक है, अब इसका हम एक
प्रॉब्लम देख लेते हैं कि इसको हम किस तरह से सॉल्व करेंगे। सी आपका कैश फ्लो है, जी आपका ग्रोथ रेट है, आर आपका इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, एन आपके नंबर ऑफ पीरियड्स हैं, ठीक है, और ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है एनुटी की, ठीक है। एनुटी और परपेचुइटी में डिफरेंस आपको ऑलरेडी पता है। इसमें नंबर ऑफ पीरियड पेमेंट्स जो है वो ऑलरेडी डिफाइंड होती हैं, जो पीरियड होते हैं, और परपेचुइटी में नंबर ऑफ पीरियड्स इनफिनिट होते हैं, यानी आपकी फॉर एवर वो कंटिन्यू करती है। तो एक एग्जांपल हम देखते हैं, पिछली एग्जांपल से ये भी कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं। एग्जांपल 4.5, तो ये सारे एग्जांपल आपकी इसी स्लाइड शो के अंदर हैं। ये स्लाइड शो आपकी लास्ट वीक मैंने अपलोड भी की थी, और इसी को हमने कंटिन्यू किया था, कुछ पार्ट रह गया तो हम कर रहे हैं, ठीक है। Ellen considered saving 10,000 a year for her retirement, यानी वो चाह रहा है कि मैं हर साल 10,000 सेव करूं, जब मैं रिटायर हूं तो वहां से फिर मुझे पैसे जनरेट होकर परपेचुइटी या एनुटी की जरूरत नहीं मिले। ऑल्दो अच्छा, ये जो पे करेगा इसके तो पीरियड्स तय होंगे, जो वापस उसको रिटर्न होगा वो परपेचुइटी बनाना पड़ता है, ठीक है। लेट्स सी कि वो 10,000 हर साल पे कर रही है, तो 10,000 इज द मोस्ट ही कैन सेव इन फर्स्ट ईयर। पहले साल में वो 10,000 सेव कर सकती है। She expects her salary to increase each year so that she will be able to increase her saving by 5%. तो उसको ये लगता है कि उसकी सैलरी इंक्रीज होगी हर साल, तो उस इंक्रीज के हिसाब से वो ये देखती है कि भाई मैं 5% अपनी सेविंग में भी इंक्रीज कर सकूंगी। तो आपकी जो कैश फ्लोज बनेंगे 10,000 से, उसमें 1.05 मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर उसी तरह से 5% से वो ग्रो करती जाएगी। तो ये ग्रोइंग कैश फ्लो की एनुटी बन जाएगी, ठीक है। विद दिस प्लान इफ शी अर्न्स 10% पर ईयर, ये उसका इंटरेस्ट रेट आ गया आपका, विच इज आर, ठीक है। 5 ये है, दिस इज जी, ठीक है। हाउ मच विल एलन हैव इन हर अकाउंट एट एज 65? 65 की एज पे उसके पास कितने पैसे होंगे? अब उसकी एज कितनी थी ये आप जाएंगे एग्जाम्पल 4.5 में, जब उसने सेविंग स्टार्ट की तो वो वहां आपको पता चलेगा, ठीक है। हमने, मैं इस वक्त नहीं जा रहा, आप जाके देख लीजिएगा, लेकिन ये यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर ये मेंशन होगा। 35 की एज से उसने सोचा कि अब से मुझे स्टडी करनी चाहिए, और फर्स्ट पेमेंट उसकी 36 के ऊपर आई, ठीक है। फर्स्ट सेविंग जो सेव कर रही है, प्लान के अंदर लगा रही है, सेविंग प्लान के अंदर, वो फर्स्ट पेमेंट उसने 36 में की, और 65 तक वो पेमेंट करती रही कॉन्टिन्यूसली। फर्स्ट पेमेंट उसने 10,000 की, उसके बाद एवरी सब्सिक्वेंट ईयर, फॉलोइंग ईयर के अंदर उसने 5% से उसको इंक्रीज करती गई। तो टोटल नंबर ऑफ ईयर्स कितने बनते हैं? 36 से 65 अगर आप कंटिन्यू करें तो ये टोटल आपके 30 ईयर्स बनते हैं। 35 से 65 तक कितने बनते हैं? 30 ईयर्स बनते हैं, आई थिंक सो। तो 30 ईयर्स बनते हैं। 36 से 65 तो आपका n-1 करेंगे तो ये 29 है। आप इसको चेक करके देखिए, 65 माइनस 36 करें क्या आता है? 29 आएगा आपका, आई थिंक सो। चेक करें जरा, बताए कोई। मैं आपके मैसेज नहीं देख सकता इस वक्त क्योंकि स्लाइड में शेयर कर रहा हूँ, कोई बोलेगा तो मुझे पता चलेगा। आप सुन रहे हैं? जी सर, 30 बन रहा है। 30 बनता है सर वैसे तो 29 आएगा, लेकिन एक्चुअली आपको जो है 35 और 65 30 बनेगा जी। 65 माइनस 35 जो है वो एक्चुअली 35 इंक्लूडेड है, 65 भी इंक्लूडेड है उसके अंदर। तो 65 तो जी इंक्लूड सर। हो जाता है जब आप सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो 35 इंक्लूड नहीं होता। तो इसीलिए आपने जो वहां पे देखा था एनओटी के अंदर, आपने कहा था कि जो लास्ट टर्मिनल पेमेंट होगी उसमें n-1 होगा, जो भी ग्रोथ फैक्टर है उसका, ये ग्रोथ फैक्टर ना बेसिकली जी 5%, सर। 1.0, ग्रोथ फैक्टर जो आपका आ रहा है उसका n-1 करना, तो यहाँ पे इसलिए 29 डाला, ठीक है। राइट जी, ये देखें 30 years growing into उसने यहाँ एक्सप्लेन भी कर दिया। The growth rate of 5% and the initial cash of 10,000 we can use equation 4.8, ये वही इक्वेशन है जो अभी हमने देखी है। Solve for the present value of the growing unity, ये इक्वेशन में दिखा दूँ आपको, ये इक्वेशन, ठीक है, ये इक्वेशन, ये C over R minus P या C times 1 over R minus P, 1 minus 1 plus C over 1 plus R whole की पावर n, ये आपकी इक्वेशन
है जिससे उसने सॉल्व किया। फ्यूचर वैल्यू, ठीक है, ये वैल्यूज उसने पुट की। कैश फ्लो आपका 10,000 का था, ठीक है, आपका इंटरेस्ट रेट 10% था, आपकी ग्रोथ जो है 5% की थी, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये आपकी सी है, ये आपका आर है, ये आपका जी है जहाँ पे मेरा माउस का पॉइंटर शो कर रहा है, और ये आपका 1 प्लस जी है, और ये आपका 1 प्लस आर, और ये आपका आर है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आपका आर ही रहेगा। आप गौर करें, जब आपकी एनओटी बनती है तो आपकी लास्ट पेमेंट n-1 होती है, लेकिन आपका जो फॉर्मूला है वो यहाँ पे n शो कर रहा है, यहाँ n-1 नहीं शो कर रहा है, यहाँ पे n-1 शो कर रहा है, ठीक है। जो टर्मिनल पेमेंट है c इंटू 1 प्लस जी n-1 है, लेकिन जब आप इसको कैलकुलेट करते हैं फॉर्मूले से तो यहाँ पे n होता है, ठीक है। इसको आप मिक्सअप मत कीजिएगा, इसलिए मैंने आपको ये दिखा दिया। तो ये 30 आ गया आपका, तो आपने सबको कैलकुलेट किया। यू विल हैव यू हैव टू इन्वेस्ट, प्रेजेंट वैल्यू आप निकाल लें, यू हैव टू इन्वेस्ट 150,463 टुडे, यानी उसकी जो आपकी जितनी भी आपने सेविंग्स की हैं उसकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो आप निकाल लें। लेकिन क्वेश्चन ये नहीं है हमारा, अगर आप पीछे जाएं तो हमारा क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है उसने, क्वेश्चन उसने पूछा है हाउ मच विल एलन हैव इन हर अकाउंट एट एज 65। उसको तो फ्यूचर वैल्यू चाहिए, हमें प्रेजेंट वैल्यू निकाली सारी सेविंग्स की। तो हमारे पास जो एनुटी की हम प्रेजेंट वैल्यू निकाली है, अब हम इसकी फ्यूचर वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे फ्यूचर वैल्यू? Proposed saving plan is equivalent to having 150,463 in the bank today. ठीक है, to determine the amount she will have at age 65, तो हम उसे सिंपल उसकी प्रेजेंट वैल्यू, आपकी फ्यूचर वैल्यू उसकी सिंपल निकाल लेंगे 10% के ऊपर, ठीक है। बाकी फैक्टर्स को हम ऑलरेडी उसके अंदर इंक्लूड कर चुके हैं। तो फ्यूचर वैल्यू का सिंपल फॉर्मूला है जो प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1 प्लस आर, और जितना टाइम पीरियड है उसके साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आपने ये किया, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू आपने यहाँ से फाइंड की थी, ये यहाँ आपने प्लग इन कर दी, और ये आपका 1 प्लस आर पावर है। तो सिंपल आपने फ्यूचर वैल्यू निकाल ली, 1 कैश फ्लो बना के आपने एक कैश फ्लो बनाया, उसका प्रेजेंट वैल्यू निकाली, और उसका आपने फ्यूचर वैल्यू निकाली। इट इज ऑलमोस्ट 2,625 million in 40 years, 30 years, in 30 years, ये रॉन्ग लिखा हुआ है, 30 years, ठीक है। 30 साल के बाद उसकी वैल्यू बन जाएगी 2,625, ये सही है, 40 नहीं 30 है, ठीक है। एनी क्वेश्चन? अभी इसका वो एवेल्यूशन भी बताया, एवेल्यूशन बता उसी को वो जब वर्ड्स के अंदर लिख देता है या सेंटेंसेस में लिख देता है तो उसको एवेल्यूशन करता है। एलन विल हैव 2.6, मुझे कॉमा लग रहा था वहां पे, यहाँ पे कॉमा ही नजर आ रहा है, लेकिन ये 2.6 है। मैं भी कौन सी बड़ी वैल्यू कैसे बन गई? 2.625 million at age 65 using the new saving plan. This sum is almost 1 million more than she had without the additional annual increase in savings. ठीक है, because she is increasing her saving amount. अब ये वो कैसे बता रहा है कि 1 मिलियन ज्यादा होगा जब उसकी आप सेविंग को इंक्रीज नहीं करते। आपकी सेविंग किस रेट से इंक्रीज कर रही थी? सेविंग किस रेट से इंक्रीज कर रही थी? एलन की सेविंग किस रेट से इंक्रीज कर रही थी? आपसे पूछ रहा हूँ भाई। 10% है नहीं, जो उसकी सेविंग किस रेट से इंक्रीज कर रही थी? 10% तो इंटरेस्ट रेट था ना। ग्रोथ क्या थी? कैश फ्लोज के अंदर ग्रोथ क्या थी? 5% थी। जो पीछे एग्जांपल दी थी उसने, या जो हमने नहीं की एग्जांपल, उसमें उसने ग्रोथ नहीं बताई थी, उसने इक्वल कैश फ्लोज के साथ किया हुआ था, उसके साथ ये कंपेयर कर रहा है बेसिकली। वो जो हमने एग्जांपल पीछे छोड़ दी थी, सिमिलर एग्जांपल थी, हमने छोड़ दी थी, तो वहां पे जो आपकी सेविंग थी वो ऑलमोस्ट 1.625 थी, और अभी
2.625 हो गई, यानी जो 5% ग्रोथ है उसने तकरीबन 1 मिलियन का डिफरेंस डाल दिया। अगर वो आपकी सेविंग आप जो सेविंग कर रहे हैं वो रेगुलर है, यानी इक्वल अमाउंट्स में है। 10,000 एवरी ईयर फॉर 30 ईयर्स आप करेंगे तो उसकी अमाउंट ऑलमोस्ट 1.625 बनेगी, ऑलमोस्ट, ठीक है। और अभी 2.625 बनी ड्यू टू दैट 5% ग्रोथ इन योर सेविंग्स। तो इसको वो एवेल्युएट कर रहा है, बिकॉज शी इज इंक्रीजिंग हर सेविंग अमाउंट ईच ईयर and the interest on the cumulative increase continues to compound. Our final savings is much greater. तो बेसिकली आपकी एक तरफ से तो वो कहता है सेविंग्स भी इंक्रीज कर रही हैं, जो रीजन उसकी है 1 मिलियन इंक्रीज करने की वो उसमें बता रहा है कि सेविंग इंक्रीज कर रही है और इंटरेस्ट रेट आपका 10% और 10% आपका सेविंग्स पे भी लग रहा है। तो जो आपकी सेविंग्स मल्टीप्लाई हो रही हैं उसके ऊपर फिर आपका इंटरेस्ट मल्टीप्लाई होता है, तो उसका बहुत जो है एक कंपाउंडिंग इफेक्ट आपका नजर आता है आपकी ओवरऑल वैल्यू के ऊपर जो आपके पास होगी जब आप 65 के होंगे, ठीक है। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस एग्जांपल? एनीवन वांट टू आस्क एनी क्वेश्चन रिपीट करने के अलावा? स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर कोई है तो ठीक, वरना फिर हम आगे मूव करते हैं। हमने ग्रोइंग कैश फ्लो देखा, ग्रोइंग कैश फ्लो में हमने ग्रोइंग परपेचुइटी को देखा, फिर हमने ग्रोइंग एन्युटी को देखा, ठीक है। हम दोनों की एक एक एग्जांपल भी हमने की, ठीक है। अभी एक एग्जांपल और भी है ग्रोइंग एन्युटी की, चलो हम इसको भी देखते हैं। ये एक और एग्जांपल है जिसको रेफर कर रहा है 4.5a। Adam considered saving 10,000 per year for his retirement. Although 10,000 is the most he can save in his first year, he expects his salary to increase each year so that he will be able to increase his savings by 4% per year. सेम ही है, उसमें भी 10,000 था एलन जो सेव करी थी और उसकी सैलरी इंक्रीज होने की इसको लग रहा था कि वो अपनी सेविंग में 5% की ग्रोथ ला सकता है, हर साल 5% इंक्रीज करके वो सेव करेगा, ठीक है। इसमें 4% है। विद दिस प्लान ही अर्न्स 10% पर ईयर और उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो भी सेम है, 10% है, ठीक है। हाउ मच विल एडम हैव सेव्ड एट एज 65? तो बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल, बिल्कुल सिमिलर एग्जांपल, ठीक। अभी हमने ये देखना है कि एडम ने स्टार्ट कब किया, तो फिर 4.5 ए में एक्चुअली उसकी एज का होगा, यहाँ हम टाइमलाइन को देख लेते हैं। उसने 25 से स्टार्ट करना शुरू किया, ठीक है। एट द एज ऑफ 25 उसने स्टार्ट किया और एट द एज ऑफ 65 वो जानना चाहते हैं कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन द सेम वे वी विल फर्स्ट फाइंड द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एन्युटी। इन द सेम वे हमारे पास इसमें कैश फ्लो भी है, हमारे पास इंटरेस्ट रेट आर भी है, हमारे पास ग्रोथ रेट जी भी है, हमारे पास फॉर्मूला भी है। तो हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे। जब हम प्रेजेंट वैल्यू निकाल लेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल के फिर हमने क्या निकालना है, हमें वैल्यू चाहिए 65 जब उसकी एज होगी तो उस वक्त वो वैल्यू क्या होगी, तो हमने उसकी फिर फ्यूचर वैल्यू निकालनी है। हमारे पास एक प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगी, उस प्रेजेंट वैल्यू को हम जितना टाइम पीरियड बन रहा है उतने टाइम पीरियड का हम उसके अंदर हम कंपाउंडिंग फैक्टर लगा के 1+r और उसके जितने ईयर्स बनते हैं उसकी पावर देके तो हम उसको उसका फ्यूचर वैल्यू उसके निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसमें कितने हैं, 20 years growing annuity with a growth rate of, इसमें 20 years हैं। अच्छा, एट द एज ऑफ 65 इसमें कुछ चेंजेस है। अच्छा, उसने कहा है कि वो सेविंग अपनी 45 तक करेगा, ठीक है। 45 तक सेविंग करेगा, उसके बाद उसने कोई सेविंग नहीं करनी, 46 ऑनवर्ड नहीं सेविंग करनी उसने, लेकिन उसकी अमाउंट रहेगी कहाँ, सेविंग प्लान के अंदर ही रहेगी, यानी उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता रहेगा। लेकिन उसके बाद आपकी जो आपकी सेविंग है वो जीरो हो जाएगी, 46 से लेके 65 तक जीरो। तो ये इसमें एक थोड़ी सी आप कह लें कि नई चीज है। तो हम देखते हैं 20 years growing annuity है with a growth rate of 4% and an initial cash flow of 10,000. We can use वही इक्वेशन हम यूज करेंगे growing annuity की। तो हम यहाँ तक पहुंचेंगे, ठीक है। यहाँ तक पहुंच के फिर हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे और आगे तो कोई कैश फ्लो है ही नहीं, सिर्फ आपके पीरियड्स हैं जो कि आपकी फ्यूचर वैल्यू के अंदर यूज होंगे। तो आपने पहले यहां तक जाके एट द
जब 45 तक जाके उसको आप उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, ये आपकी एनओटी बनेगी फ्रॉम 26 टू 45। ठीक है, ये आपने एनओटी बना ली। ठीक है, एनओटी बनाई, आपने कैलकुलेट किया तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू आई 112,384। तो अब आप इसकी फ्यूचर वैल्यू निकालेंगे। अब फ्यूचर वैल्यू निकालने के लिए आपको फ्यूचर वैल्यू कब चाहिए? आपको फ्यूचर वैल्यू चाहिए एट द एज ऑफ 65। तो आपके नंबर ऑफ ईयर्स तो 20 नहीं रहेंगे ना, इंक्रीज कर जाएंगे, 40 रहेंगे। ठीक है, तो इसलिए आप यहाँ पे जब इसकी प्रेजेंट वैल्यू वो ली आपने, जब इसको आपने कंपाउंड फैक्टर इसका लिया तो इसमें पावर 40 ली, क्योंकि 40 ईयर्स के लिए वो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगेगा। तो आपकी एनओटी बहुत बड़ी हो गई। ठीक है, ये आपकी देख लें कितनी वैल्यू बन रही है। ये बन 5 रही मिलियन। है 5 मिलियन, 5 मिलियन, 5.086 मिलियन। ठीक है, ये 5.09 अगर उसको, ठीक है। तो ये देखें, ये उसका आज उसकी आपने एनओटी की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, फिर आपने उसकी 65 के लिए निकालना चाहते हैं तो बिकॉज उसमें 20 इयर्स और भी हैं, 45 के बाद 65 तक 20 इयर्स फर्दर वो जो है ना आपकी सेविंग प्लान के अंदर रही वो अमाउंट, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट लगता रहा, तो इसीलिए उसकी वैल्यू इंक्रीज कर दी। लेकिन अगर वो ग्रो करती रहती तो फिर इसकी वैल्यू इससे भी ज्यादा होती, 5 मिलियन से भी ज्यादा। ठीक है, ये उसने एवेल्यूट किया होगा, वही जो पीछे जो इसका आंसर आया होगा उससे उसके साथ। तो इसमें 1 मिलियन से भी ज्यादा है अमाउंट, और रीजन यहाँ पे भी वही है कि पहले जो कैश फ्लोज हमने पिछले एग्जांपल्स में देखे थे, जो लास्ट लेक्चर में, उसमें ग्रोइंग कैश फ्लोज नहीं थे, अभी हम ग्रोइंग कैश फ्लोज को देखें। ठीक है, तो वो आपकी ग्रोथ की वजह से उसके अंदर जो डिफरेंस आ रहा है वो उसके बाद कर रहा है, और इन द सेम वे बात कर रहा है। ठीक, इसमें तीन चीजें हो गई। एक तो ये है कि आप जब सेविंग कर रहे हैं उसके आप इंटरेस्ट लग रहा है, आपकी सेविंग इंक्रीज कर रही है उसके ऊपर इंटरेस्ट भी इंक्रीज कर रहा है, प्लस इसमें आपका जो नंबर ऑफ पीरियड्स हैं वो ज्यादा है, 40 ईयर्स। ठीक है, तो आपने जब अमाउंट सेविंग करना छोड़ दी तो तब भी आपकी अमाउंट एक लमसम जो बन गई थी वो एक सेविंग अकाउंट रही या सेविंग प्लान के अंदर रही, और वो ग्रो करती रही, उसके ऊपर कंपाउंडिंग होती रही। तो ये उसकी रीजन है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो दूसरी चीजें हैं हमारे फॉर्मूला के अंदर वो कौन कौन सी हैं, उनको भी तो हम निकाल सकते हैं ना। अभी तक तो हम देख रहे थे कैश फ्लोज को और प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को देखते थे। हम या तो प्रेजेंट वैल्यू निकाल रहे थे या हम फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे थे। लेकिन अगर हमें प्रेजेंट वैल्यू फ्यूचर वैल्यू दोनों दी हुई हो तो क्या हम इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हैं? यस, वी कैन फाइंड द इंटरेस्ट रेट। तो जो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू के अलावा जो इसमें वेरिएबल्स हैं वो कौन कौन से हैं? एक आपका इंटरेस्ट रेट है, आर है जो आप निकाल सकते हैं। दूसरा आप जी भी निकाल सकते हैं, ग्रोथ रेट भी निकाल सकते हैं। लेकिन अगर एक चीज मिसिंग होगी तो वो आप निकाल सकेंगे। आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है, आपके पास फ्यूचर वैल्यू है, आपके पास इंटरेस्ट रेट है, यू कैन फाइंड ग्रोथ, आप जी फाइंड कर सकते हैं। आपके पास ग्रोथ रेट है, आपके पास इंटरेस्ट रेट, आपके पास फ्यूचर वैल्यू है, आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है, तीन चीजें हैं तो यू कैन फाइंड द इंटरेस्ट रेट। और डिफरेंट फॉर्मूलाज के अंदर डिफरेंट है। अब अगर ग्रोइंग कैश फ्लोज नहीं है तो फिर तो जी नहीं होगा उसके अंदर, फिर तो उसके अंदर आर होगा, फ्यूचर वैल्यू होगी और प्रेजेंट वैल्यू होगी। अगर फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू बोथ गिवन है जिसमें ग्रोइंग कैश फ्लोज नहीं है तो उसमें आप इंटरेस्ट रेट निकाल सकते हैं। ठीक है, इसका ये मतलब इन सम सिचुएशन वी यूज द प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यूज एज इनपुट्स एंड सॉल्व द वेरिएबल्स वी आर इंटरेस्टेड इन। ठीक है, अब हम इसकी एग्जांपल से इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। देखें, ये कौन सा फॉर्मूला है, अगर गौर करें तो कौन सा फॉर्मूला? ये रेगुलर कैश फ्लो का फॉर्मूला, रेगुलर कैश फ्लो का फॉर्मूला था कि कैश एनुटी ऑफ रेगुलर कैश फ्लोज। ठीक है, रेगुलर कैश फ्लोज की जो एनुटी बनती है वो बनती है सी ओवर आर इंटू वन। ये आप इस पूरी वैल्यू को उठा के इधर लेके आएंगे तो ये सी ओवर आर बनेगा इंटू वन माइनस वन ओवर वन प्लस आर की पावर एन। तो आप यहाँ पे क्या फाइंड कर रहे हैं? यू आर गोइंग टू फाइंड द कैश फ्लोज। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू आपको पता है एनुटी की, ठीक है, आपको इंटरेस्ट रेट का भी पता है, आपको नंबर ऑफ पीरियड्स का भी पता है, तो यू कैन फाइंड द कैश फ्लो।
अभी इसी की एग्जांपल भी हम देख लेते हैं, ठीक है। योर फर्म प्लान्स टू बाय अ वेयरहाउस for 100,000. The bank offers you a 30-year loan with the equal annual payments and an interest rate of 8%. ठीक है, 8% आपका R हो गया, ठीक है। The bank requires that your firm pays 20% of the purchase price as a down payment. ठीक है, डाउन पेमेंट भी उसने आपको बता दीजिए। यू कैन बोरो 80,000, व्हाट इज द एनुअल लोन पेमेंट, यानी आपने 100,000 चाहिए आपको, तो 20% आपने डाउन पेमेंट करनी है, तो 20% डाउन पेमेंट करनी है, तो 20,000 ही बनेगी ना। तो 20,000 आपकी डाउन पेमेंट हो गई, आपको बैंक 80,000 देगा, उस पर इंटरेस्ट रेट 8% है, ठीक है। तो आप फाइंड क्या करना है, अच्छा, व्हाट इज द एनुअल लोन पेमेंट। तो आपने, आप जो किस्त देंगे, इंस्टॉलमेंट देंगे, जो कि कैश फ्लो बनेगा, आपने सी फाइंड करना है। सी क्या होगा इसका? तो बेसिकली इसमें आपकी जो एन टर्म्स हैं वो भी गिवन है। 30 इयर्स का लोन है, 30 इयर्स में आपने 80,000 रिटर्न करने, ठीक है। 80,000 आपको बैंक आज देगा ना, तो इस, ये तो प्रेजेंट वैल्यू होगी ना 80,000, ये आपकी प्रेजेंट वैल्यू है, ये पी है, ये एन है आपके पास 30, और आपके पास आर जो है ये 8 है, तो आपने सी फाइंड करना, ठीक। सी फाइंड करना, इसमें आपको जो पैसे चाहिए थे वो 100,000 थे, लेकिन आपको बैंक तो लोन दे रहा है ना 80,000, 20,000 तो आपने खुद से देना है। तो वो जो 20,000 आपने खुद से देना है, क्या उसको भी कहीं लिखेंगे? उसको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने जो एनुटी निकालनी है वो 80,000 की निकालनी है, उसकी इक्वल इंस्टॉलमेंट्स क्या होंगी, ठीक है। अगर हम उसको 80,000 को 30 इयर्स में पे करते हैं विद 8% इंटरेस्ट रेट, तो उसी फॉर्मूले के अंदर हम वैल्यूज डाल देंगे, ठीक है। ये बैंक आपको दे रहा है, ये बैंक की टाइमलाइन हम बना रहे हैं। बैंक आपको दे रहा है 80,000, तो माइनस 80,000, यानी बैंक का कैश आउटफ्लो है, इसीलिए माइनस 80,000 लिखा हुआ है। और फिर बैंक के लिए इनफ्लोज आएंगे, सी सी सी, इक्वल है सर। अगर सारे इक्वल हैं तो फिर आप इसको क्या बनाएंगे, ग्रोइंग कैश फ्लो नहीं बनाएंगे, आप इसको रेगुलर कैश फ्लो की एनओटी बनाएंगे, और उसका वही फॉर्मूला यूज करेंगे जो अभी हमने पिछली स्लाइड पे देखा, ठीक है। N30 R.08, इसको 8% को आपने डेसिमल में लिख लिया, ठीक है। 8% को 0.08 कर दिया आपने, और प्रेजेंट वैल्यू आपकी 80,000। देखें इसने कुछ 20,000 को नहीं लिया, और हमने उसको लेना भी नहीं, ठीक है। 80,000 सारा कुछ लिखा, तो आपकी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी वो 7,106 और डॉलर और 19 सेंट की बनेगी, ठीक है। अब उसने इसी को बताया कि फाइनेंशियल कैलकुलेटर एक्सेल पे कैसे करेंगे। ये एक्सेल का उसने कर दिया, एक्सेल कर दिया। एम आपने ये कुछ करना है, इंटरेस्ट रेट कितनी आई ओवर वाई है, इंटरेस्ट पर ईयर 8% है। पीवी आपकी प्रेजेंट वैल्यू, आप ये बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, -80,000 होगी, और पेमेंट आपने निकाल ली, ये निकाल के दे दी। एक्सेल में आप इस फॉर्मूले से ऐसे भी डाल सकते हैं, इक्वल टू पीएमपी आपने निकालना है, इनटू रेट आपको पता है, रेट क्या है 8% है, 0.08 कर दें। नंबर ऑफ पीरियड्स का पता है एन पर 30, प्रेजेंट वैल्यू का पता है आपको, प्रेजेंट वैल्यू इसकी है जी 80,000, ठीक है। और फ्यूचर वैल्यू क्योंकि यहाँ फाइंड नहीं करनी, इसलिए इसमें 0 फिक्स कर दिया। तो ये सारी वैल्यूज यहाँ पे डालनी है आपने, इक्वल का साइन डाल के, तो आपको एक्सेल खत करके आपको ये वैल्यू दे देगा 7,106.1, ठीक है, डॉलर्स। आप एक्सेल में ऐसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। एक और आपके पास एग्जांपल आ गई, उसको भी देख सकते हैं, देख लेते हैं। Suppose you accept your parents' offer of a 2007 BMW M6 convertible, but that is not the kind of car you want. आप नहीं चाहते कि आपको कन्वर्टिबल गाड़ी चाहिए, आपको शायद कोई डिफरेंट किस्म की कार चाहिए होगी। Instead, you sell the car for 61,000, spend 11,000 on a used Corolla, and use the remaining 50,000 as a down payment for a house. तो एक मतलब है कि बेटर यूज ऑफ मनी किया उसने। उसने एक सस्ती गाड़ी ले ली, उसने कहा मुझे इसलिए महंगी गाड़ी नहीं चाहिए, ठीक है।
और उसने एक घर के लिए पेमेंट कर दी 50,000 की। ये एक वैसे सिनेरियो है। सिनेरियो जब हम बनाते हैं तो उसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, तो इंटरेस्टिंग बनाया हमने, लेकिन इसमें कार का कुछ लेना देना नहीं। ठीक है, ये एक सीन बना रहे हैं। हमारा जो काम शुरू होता है वो कहाँ पे शुरू होता है, जो हमने हाउस के लिए डाउन पेमेंट की। ठीक है, द बैंक ऑफर्स यू अ 30-year loan with equal monthly payments and an interest rate of 6% per year and requires 20% डाउन पेमेंट। ठीक है, बैंक आपको 30 साल का लोन प्रोवाइड करता है। ठीक है, और उसकी वो मंथली पेमेंट्स बनाता है, नॉट एनुअल पेमेंट्स, जरा गौर कीजिएगा, मंथली पेमेंट्स बनाता है। और इंटरेस्ट रेट उसका क्या है, 6% है। और इंटरेस्ट रेट क्या है, एनुअल है, पर ईयर है। और 20% डाउन पेमेंट उसको चाहिए। हाउ मच कैन यू बारो एंड व्हाट विल बी द पेमेंट ऑन द लोन। ठीक है, अब ये जो 50,000 आपने डाउन पेमेंट पे की है, अब यहाँ पे देखें इस क्वेश्चन में, तो आपको नजर आएगा, थोड़ा सा एनालिसिस करें कि डाउन पेमेंट कितनी थी, 20% डाउन पेमेंट थी। इसका मतलब ये 20% डाउन पेमेंट ये है, 50,000 इधर 20% डाउन पेमेंट। ठीक है, तो आपने कितना बारो करना है, 80% बारो करना है। तो क्या आप निकाल सकते हैं यहाँ से वैल्यू, जरा कोई मुझे करके दिखाएगा, कोई चैलेंज लेगा ये, कितनी अमाउंट आपने बारो करनी है। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो रिस्पॉन्स, मैं आपके मैसेज नहीं देख पा रहा, मुझे ये बंद सर करनी पड़ेगी। 250,000 आएगी सर। 80% क्या आएगा, 80% ऑफ, सर 100% जो है इसका, ये 80% इसका 200,000 आएगा सर। जी 20% 50,000 है, तो बाकी तो, कितना तो बनेगा, हम 80%, हाँ तो 200,000। 200,000। 200,000 आपकी लोन लेना है, तो वो प्रेजेंट वैल्यू आ गई आपकी, एन आपका 30 आ गया, इक्वल पेमेंट्स हैं आप, लेकिन मंथली पेमेंट्स हैं। ठीक है, और 6% इंटरेस्ट रेट है। अगर लगाएं जोर, आगे स्लाइड में आपको आंसर तो मिल जाएगा। ज्यादा आ रही है, आपको माइक मैंने दिया हुआ था इसीलिए, आप देख सकते हैं इसको। लो टोटल अमाउंट 250,000 है, आपको 80% लोन मिल रहा है, तो आपका लोन जो है वो 200,000 होगा। ठीक है, लोन आपका 200,000 होगा, उसकी जो आप देखें वो कह रहा है 30 साल का लोन दे रहा है, 30 साल का लोन दे रहा है आपको बैंक। तो इसका मतलब है आपका जो एन है वो 30 है, लेकिन आपकी जो मंथ पेमेंट्स बना रहा है वो मंथली बना रहा है। तो आप इसकी पहले एनुअल पेमेंट निकाल के 12 पे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, वो उसकी मंथली पेमेंट्स आ जाएंगे, उसमें कुछ फर्क तो नहीं पड़ेगा मेरे ख्याल। क्या ख्याल है आपका, डू यू एग्री विद मी। एन 30 हो जाएगा आपका, आर आपका 6% है। फॉर्मूला आपके पास है, यू विल पुट ऑल द वैल्यूज, यू विल फाइंड दी सी, या आप इंस्टॉलमेंट उसको निकाल सकते हैं। कैश फ्लो क्या रहेगा उसका वो आप निकाल सकते हैं। कितना आ रहा है जी कैश फ्लो, कोई बताएगा, एनुअल कैश फ्लो कितना आ रहा है। मुझे स्क्रीन पे देखना पड़ेगा, बोलना लोग पसंद नहीं करते हैं। तो किसी ने नहीं लिखा जी, कितना कैश फ्लो बनेगा, एनुअल कैश फ्लो कितना बनेगा तो 66,000। आप, कितनी, 66.66,000। एनुअल बनेगी, जी सर, एनुअल और पेमेंट जो मंथली आएगी कितनी रेंटल। बनेगी। तो इसको मैं 12 से डिवाइड कर देता हूँ। हाँ 12 से डिवाइड करें, देखें कि हम इसको चेक करते हैं। सर 555। यार ये तो बड़ा अच्छा प्लान है, इससे तो आप भी घर ले सकते हैं, मैं भी ले सकता हूँ। सर 2 लाख का मिल रहा है, ले लेते हैं। $2 लाख है,
अच्छा तो फिर तो ज्यादा ही हो गया सर। नहीं तो पेमेंट बन रही है मंथली, उसकी बन रही है 500। 55। तो इसको कन्वर्ट करें जरा रुपीज में, कितने बनते हैं? फिजिबल है फिर भी। हाँ सर 88,000 है सर मंथली। हाँ, कहाँ से फिजिबल फिजिबल तो होगा। है ना, अगर आप दो तीन जॉब्स कर रहे हो, दो तीन हम्म, जॉब्स कर रहे हो तो यू कैन मैनेज। थोड़ी मुश्किल होगी लेकिन घर बन जाएगा। लेकिन उसी घर को आप रेंट पे देंगे तो हाँ आप ये रेंटल निकल जाएगा रेंट पे यहाँ से। देके खासी अमाउंट निकाल सकते हैं उससे भी। प्रॉपर्टी तो बन सकती है ना। यहाँ से रेंटल निकल जाएगा सर आराम से फिर। अब कुछ स्वैग वाला होता तो वो कहता है कि मुझे तो BMW चाहिए, कन्वर्टेबल है जी, धूप लेनी है तो चलो छत को फोल्ड कर देते हैं, ठीक है। तो हम्म, नहीं, अब देखते हैं इसको, टू कैलकुलेट द अमाउंट वी कैन बोरो। तो टोटल वैल्यू 250,000 बन रही है, ठीक है। 50,000, सॉरी 50,000 आपकी डाउन पेमेंट है, तो यू नीड अ लोन ऑफ 200,000। यहाँ तक तो हम बिल्कुल सही थे, ठीक है। तो ये आपने कैलकुलेट कर लिया यहाँ से। अब आप इसकी पेमेंट्स निकाल रहे हैं, एनुअल पेमेंट्स। देखें इसने भी एनुअल पेमेंट्स ही निकाली। वी नीड टू यूज द मंथली इंटरेस्ट रेट सिंस द कोटेड रेट इज एनुअल। एनुअल रेट, हाँ। We can just divide the annual rate by 12। सेम है हमारा हमारा आंसर, होपफुली सेम ही आएगा। चलें हम देख लेते हैं। 6% था, उसको 12 से डिवाइड किया तो ये आपका तकरीबन आता है 0.5% है। 0.5% हाँ आपका आता है। तो मंथली आप, रेट आ गया ना हमारे पास। हाँ जी। तो ये आपने निकाल लिया, इसको आपने बुक किया, तो आपकी पेमेंट में डिफरेंस आ रहा है, बिग डिफरेंस आ रहा है, बिग डिफरेंस। तो सर वो इसमें इसको, ये मैंने रेट को नहीं डिवाइड किया ना। इसमें आपका आर चेंज हो गया, नया आर आ गया, मंथली आर आ गया। आपकी जो इंस्टॉलमेंट बनेगी 30 इयर्स की, कितनी बनेगी? 360, 360 बनती है ना। 360 बनेगी, इसने 365 ले लिया। तो इसने तो फिर पर डे पे निकाल दिया काम। नहीं, नहीं ये एक मिनट। मंथ्स मंथ्स बनेंगे ना। 30 इयर्स के कितने मंथ्स बनेंगे? 360 मंथ बनेंगे। ये सर 360 और हाँ, सिक्सटी ये फाइव इसने इसने कर 360, दिया। इसने 365 लिखी है इसने, ये हम्म, 360 होना चाहिए। बल इससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा इतनी वैल्यू से, मामूली से डिफरेंस होता है। तो ये इस तरह से उसने कैलकुलेट किया, तो ये इसके पास, आपके पास जो वैल्यू आई थी उससे ये डबल आ गई है ना, हाँ बिल्कुल। 1199। सो दिस इज हाउ यू विल कैलकुलेट। और इसमें आप करना चाहें तो वो बिल्कुल सेम है। इसमें आप जो इंटरेस्ट पर ईयर आप लिख रहे हैं, उसमें आप सर मंथली इसमें इंटरेस्ट डाल सर दें। यहाँ तो और 360 यहाँ लिया पे, हुआ है। हाँ यहाँ सही लिखा है उसने। तो वैल्यू इसमें या इसमें भी यही लिख रहा है, तो एक्सेल में हम डाल के चेक कर सकते हैं। सर उन्होंने फिर वहाँ गलती करी है, टाइपिंग एरर लगा रहा है। हाउ टाइप मिस्टेक, टाइपो। अच्छा जी। और कौन सा वेरिएबल हम देख सकते हैं? रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न क्या है? वो वही आपका इंटरेस्ट रेट है जो रेट ऑफ रिटर्न है, ठीक है। द रेट ऑफ रिटर्न इज द रेट एट विच द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द बेनिफिट्स एग्जैक्टली ऑफसेट द कॉस्ट, ठीक है। ये वही आपका इंटरेस्ट रेट ही है, रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है। ये देखिए, suppose you have an investment opportunity that requires a $1,000 investment today and will pay $2,000 in 6 years, ठीक है। आज आपकी इन्वेस्टमेंट इतनी है, आपको फ्यूचर में इतने मिल सकते हैं, तो आप बताएं कि उसका रेट ऑफ रिटर्न क्या होगा या इंटरेस्ट रेट क्या होगा। इंटरेस्ट रेट एंड रेट ऑफ रिटर्न इज सेम थिंग। इंटरेस्ट रेट, डिस्काउंट रेट, रेट ऑफ रिटर्न, ये सारी चीजें आपकी ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन इन चीजों को आपने जिस फ्रेमवर्क में हम पढ़ रहे हैं ना, उसी फ्रेमवर्क में इस टर्मिनोलॉजी को आपने अपने माइंड में रिटेन रखना, ठीक है। बोलना नहीं है, इसको मिक्सअप नहीं करना। तो यहाँ से आर निकालना है आपने, तो आर निकाल सकते हैं आप, इसको इधर डिवाइड कर दें, ठीक है। इसको डिवाइड किया, इसकी पावर 6 थी तो 106 दोनों साइड पे ले ली, तो
इसको सॉल्व किया, ये 2 आया, 2 की पावर 1/6 आपकी 1.1225 आ गई, और फिर आपने 1 को इधर आके सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये आपके पास 0.1225 आ गया। उसको परसेंटेज में आपने कन्वर्ट किया तो 12.25% आपका इंटरेस्ट रेट हो, तो आपको अगर वापस जाते हैं क्वेश्चन में, आप 10,000 इन्वेस्टमेंट करें तो आपको 2,000 आपका डबल हो जाएगा 6 ईयर्स में, अगर आपके पास इंटरेस्ट रेट 12.25 है। ठीक है, अच्छा, सपोज योर फर्म नीड्स टू परचेज अ न्यू फोर्कलिफ्ट, ये अभी आगे है। नेक्स्ट, द डीलर गिव्स यू टू ऑप्शंस, अ प्राइस फॉर द फोर्कलिफ्ट इफ यू पे कैश 40,000 अपफ्रंट, यानी आप कैश अभी पे कर दें, प्रेजेंट वैल्यू, द एनुअल पेमेंट्स इफ यू टेक आउट अ लोन फ्रॉम द डीलर, नो मनी डाउन, यानी कोई डाउन पेमेंट नहीं है, एंड फॉर एनुअल पेमेंट्स ऑफ 15,000। ठीक है, तो ये 15,000 टोटल ये 60,000 बनता है वैसे देखा जाए। लेकिन हम जब इसको हमने देखा था, हमने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के अंदर जब भी हम कंपेयर करते हैं तो हम किसी एक टाइम पे लेके आते हैं वैल्यू को, हम प्रेजेंट वैल्यू को इसको लेके आएंगे। तो आपने जो पेमेंट करनी है, एनुअल पेमेंट्स आपकी 15,000। ठीक है, तो एक पेमेंट तो 15,000 की अभी जाएगी, और जो बाकी 15,000 है वो 1 साल के बाद, फिर 2 साल के बाद, फिर 3 साल के बाद, तो उसको आप क्या करेंगे, उसको आप डिस्काउंट बैक करके आप प्रेजेंट वैल्यू के अंदर लेके आएंगे और कंपेयर करेंगे इस वैल्यू के साथ, और फिर आप डिसाइड करेंगे कि आपको ये ऑप्शन लेनी चाहिए या ये ऑप्शन लेनी चाहिए। मैं आपको दूं थोड़ा सा टाइम, करेंगे इसको। सर फिर इसके बाकी वो रेट भी तो नहीं आ रहा ना, एनुअल रेट? हाँ, इसमें रेट नहीं है, रेट इसमें नहीं, रेट तो निकालना है हमने ना, रेट तो हमने निकालना है, रेट हमने निकालना है, इसमें कंपेयर नहीं कर रहा वो, प्रेजेंट वैल्यू गिवन है ऑलरेडी, नहीं, 40,000 अच्छा प्रेजेंट। अच्छा अच्छा, इसकी प्रेजेंट वैल्यू 40,000 हो गई, और हमारी जो पेमेंट एनुअल रेंटल जा रहा है 15,000 का, हम्म, और 4 साल है। हाँ जी, 4 साल। तो आपने इसमें वो निकालना है, जो इंटरेस्ट रेट है वो कितना बनेगा इसका, ये डिस्काउंट रेट क्या बनेगा, इंटरेस्ट रेट होगा, डिस्काउंट रेट नहीं। जी, क्या आंसर है? जी, क्या आंसर आया, कोई बोलेगा? चलिए मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ। ये प्रेजेंट वैल्यू है आपकी, ठीक है, ये आपकी फ्यूचर, आपकी कैश फ्लोज है। ठीक है, कैश फ्लोज है, ये आपकी एनुटी बन रही है, 4 साल की एनुटी बन रही है, सी ओवर आर इंटू 1 माइनस 1 ओवर 1 प्लस आर की पावर 4, तो आपने आर निकालना है। तो इस 15,000 को आप इधर डिवाइड कर दें, तो ये बन जाएगा इसमें
आपने क्या करना है इसमें सेटिंग, इसमें आप हिट एंड ट्रायल से भी कर सकते हैं, वैसे इसको आप इसकी वैल्यू भी फाइंड की जा सकती है, थोड़ी डिफिकल्ट है मैथमेटिकली फाइंड करना। अच्छा, जब आप आर निकाल लेंगे आपके पास आर आ जाएगा, ये अगली स्लाइड पे है, देयर इज नो सिंपल वे टू सॉल्व फॉर द इंटरेस्ट रेट। ठीक है, आप इसका हिट एंड ट्रायल करते हैं जहां पे आपकी वैल्यूज इक्वल हो जाए। द ओनली वे टू सॉल्व दिस इक्वेशन टू गेस द वैल्यूज फॉर आर अंटिल यू फाइंड राइट। इजीएस्ट सॉल्यूशन इज यूज फाइनेंशियल कैलकुलेटर या स्प्रेडशीट में आप निकालते हैं तो उसमें वो एक बेस्ट गेस जो आपको दे देता है करीब करीब। ठीक है, तो आपने इसमें उसी तरह से करना है। ठीक है, रेट आप फाइंड कर रहे हैं, जब भी आप रेट ऑफ रिटर्न फाइंड कर रहे हैं, इंटरेस्ट रेट डिस्काउंट रेट, तो आपने रेट का फॉर्मूला लगाना है, इक्वल रेट नंबर ऑफ पीरियड्स 4 है। ठीक है, आपकी जो पेमेंट है वो 15,000 की है, प्रेजेंट वैल्यू आपकी 40,000 की है, फॉर्मूला थोड़ा डिफरेंट है, वैल्यू आगे पीछे है, इसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। तो हर एक के लिए आपकी जो फॉर्मूला होगा वो डिफरेंट डिफरेंट होगा। तो आपकी यहाँ पे फिर वैल्यू 0 है, ये सारा कुछ आपने इसमें फिट किया, यू विल गेट द वैल्यू 18.45 आपके पास वैल्यू है। ठीक है, 18.45% जो है उसके ऊपर आपका इंटरेस्ट चार्ज हो रहा है अगर आप डीलर से 4 इयर्स के उसको लेते हैं। ठीक है, अगर आप को इससे बेहतर ऑप्शन मिले रेट ऑफ रिटर्न की, तो फिर ये आप आप ये वो जो है ना उसके ऊपर नहीं जाएंगे, 4 पेमेंट्स के ऊपर नहीं जाएंगे, आप कुछ और हल उसका सोच लेंगे। इंटरेस्ट रेट अगर आपका, आप इसी को आपने बेसिकली कंपेयर करना है। अगर कोई और अपॉर्चुनिटी आपके पास है जहाँ पे आपको बेहतर रेट मिल रहा होगा तो वहां आप इन्वेस्ट करेंगे। ठीक है, या फिर आपकी जो दूसरे फैक्टर्स हैं वो भी आपके डिसीजन में इंपॉर्टेंट होंगे, अगर उसका कोई हिंट दिया हुआ हो आपके सिनेरियो में। लेट्स सी नेक्स्ट, इसको देखते हैं कि ये भी कोई एग्जांपल का, हाँ ये एग्जांपल हमने की थी लॉटरी वाली। ठीक है, लेट्स रिटर्न टू द लॉटरी प्राइस इन एग्जांपल 4.4। हाउ हाई of a rate of return do you need to earn by investing on your own in order to prefer the 15 million payout? ठीक है, इसके लिए भी आपको पीछे एग्जांपल से रेफर करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आपको वो लॉटरी जो निकली थी आपकी, और आपको उन्होंने कहा था जी आप अभी इतने पैसे ले लें या फिर हर साल जो है आप 1 मिलियन आप लेंगे, तो उसमें हमने चूज किया था कि हमें अभी मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर है। ठीक है, रिकॉल दैट द लॉटरी ऑफर्स यू टू फॉलोइंग डील, take either 30 payments of 1 million per year starting immediately or 15 million lump sum payment immediately. The first option is an annuity of 29 payments of 1 million plus an initial 1 million payment. ठीक है, तो ये आपकी 30 मिलियन की ये एक एनुटी बनती थी और ये आपकी एक कट्ठी प्रेजेंट वैल्यू थी, तो इसमें हमने उसकी वो निकाली। ठीक है, तो इसमें आप रेट ऑफ रिटर्न अगर निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे। ठीक है, एनुटी जो बन रही है, एनुटी आप बना के उसमें से आर की वैल्यू निकालेंगे इन द सेम वे जैसे अभी हमने निकाली है, विद द हेल्प ऑफ एक्सेल। एक्सेल की मदद से आप निकालते हैं। वैल्यूज आपके पास गिवन है। ठीक है, नंबर ऑफ पीरियड्स भी है और इसमें प्रेजेंट वैल्यू भी है आपकी और कैश फ्लो भी। ठीक है, कैश फ्लो आपका 1 मिलियन का है। ठीक है, एक 1 मिलियन आप सेपरेट से ऐड करें तो ये 0 पीरियड में आपको मिल रहा है। ठीक है, तो इसको आपने पहले ऐड किया तो ये इधर 14 मिलियन कर देगा और 1 मिलियन, बाकी सारी वैल्यूज डाल के फिर आपने इसको सॉल्व करना है। तो जब सॉल्व करेंगे तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इंस्टेड ऑफ 15 मिलियन 14 मिलियन हो जाएगी। तो 1 मिलियन अपफ्रंट आपको मिल रहा है, तो आपने इसको 14 मिलियन यहाँ पे डालें प्रेजेंट वैल्यू के अंदर। टोटल नंबर ऑफ पेमेंट्स 30 भी, एक पेमेंट मिल गई है आपको तो 29 हो गई। ठीक है, तो इसमें आपकी जो इंटरेस्ट रेट बन रहा है वो 5.72 बन रहा है। ठीक है, रेट ऑफ रिटर्न आपका 5.72।
वैसे आपने इस ऑप्शन को चूज नहीं किया था क्योंकि ये वैल्यू कम पड़ रही थी, 15 मिलियन से कम हो रही थी, जो हमने ओरिजिनली इस एग्जांपल को जब किया था। ठीक है, 5.72 is the rate of return that makes giving up 15 million payment and taking the 30 installments. एक मिनट जरा होल्ड कीजिएगा। हाँ जी, सॉरी, कॉल आ रही थी मेरी एक टीचर की कॉल थी। अच्छा, इसको हम एवेल्युएट कर रहे थे, 15 million payment and taking 30 installments of 1 million, and even take in terms of present value if you could earn more than 5.75, अगर इससे ज़्यादा आपको रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा तो आप क्या करेंगे? आप इसको नहीं ऑप्ट करेंगे ना। रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर भी तो हम डिसीजन करते हैं। यही बात मैं पिछली एग्जांपल में भी कर रहा था, इन्वेस्टिंग ऑन योर ओन एंड यू कुड टेक द 15 मिलियन, इन्वेस्ट इट and generate 30 installments that are each more than 1 million if you could not earn at least 5.70% on your investment. You could be unable to replicate the 1 million installment on your own and would be better off choosing the installment plan. तो आप को कहता है कि अगर इससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा होगा, आपको रेट ऑफ रिटर्न इससे ज़्यादा मिल रहा होगा, तो आप 1 मिलियन से ज़्यादा ले सकते हैं। ठीक है, तो फिर आप ऑप्शन को नहीं लेंगे। और ओरिजिनली भी हम देखें तो हमने देखा था कि जब हमने उसको एनओटी को चेक किया था तो उसकी वैल्यू कम आ रही थी चेक की मुझे याद। तो हमने कहा था कि हम 15 मिलियन कैश अपफ्रंट ही ले लेंगे, बजाय इसके कि 30 ईयर्स के अंदर हम 1 मिलियन ईच ईयर लें, हम इकट्ठा ही ले लें। तो बेसिकली जो एवेल्यूएशन का मकसद है इसके अंदर वो ये है कि आप ये रेट ऑफ रिटर्न को भी कंपेयर करते हैं। अगर आपको इससे ज़्यादा रेट ऑफ रिटर्न मिल रहा होगा तो आप वहाँ जाएंगे, और अगर आपकी कॉस्ट है वो, यानी आप पे कर रहे हैं, तो उससे कम कॉस्ट पे अगर आपको कोई ऑफर कर रहा है तो फिर आप वहाँ चले जाएंगे। ठीक है, यानी इंटरेस्ट रेट है अगर, तो उसकी कंपेयर। ठीक है,
एक और एग्जांपल आ गए, ये वही एग्जांपल है BMW वाली, जिसमें वो BMW गिफ्ट दी थी उसके पेरेंट्स से। What rate of return would you indifferent between the car and 10,000 per year payout, even if the car is your favorite color and has HP rating? अच्छा, ये BMW वाली दूसरी है जिसमें आपको मेरे ख्याल में ये गिफ्ट में मिली थी BMW। पीछे एग्जांपल 4.4a है, ठीक है। वो कहता है कि कहाँ आप इंडिफरेंट हो जाएंगे, यानी आपको दोनों चॉइसेस में कुछ फिनेंशियली कोई बेनिफिट नहीं नजर आ रहा एक के एक ऑप्शन के अंदर दूसरी ऑप्शन से बेहतर, दोनों का एक जैसा है, तो फिर आप इंडिफरेंट हो जाते हैं, यानी आपकी चॉइसेस इक्वली वैल्यूएबल है आपके लिए, तो फिर आप इंडिफरेंट होते हैं, यानी आप वहां पे डिसीजन करना आपकी मर्जी होती है, आपकी अपनी डिस्क्रिप्शन के ऊपर चली जाती है। तो कहाँ आप इंडिफरेंट हो जाएंगे वो पूछ रहा है, ठीक है। तो उसमें ये था कि आपको अभी ये एग्जांपल को देखना पड़ेगा, इसको सॉल्यूशन में जाते हैं तो इस एग्जांपल का होगा रिकॉल होगा। देखते हैं क्या कहते हैं। वी नीड टू सॉल्व फॉर द रेट ऑफ रिटर्न दैट मेक्स द टू ऑफर्स इक्विवेलेंट। Anything above that rate of return would make the present value of the annuity lower than 61,000 par, and anything below that rate of return would make it greater than the 61,000। नहीं, यहाँ पे उसने नहीं दिया हुआ एग्जाम्पल को देखें, फिर एग्जाम्पल को 4.4 एग्जाम्पल 6 ये है 4.48। Your parents have made you an offer you cannot refuse. They are planning to give you part of your inheritance early। ठीक है, आपको inheritance मिल रही है। They have given you a choice. They will pay you 10,000 per year for 7 years beginning today। यानी एक एन्युटी बन रही है 10,000 की, वो 7 साल तक आपको हर साल $10,000 देंगे। और they will give you their 2015 BMW M5 convertible, या वो आपको एकदम अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको अपनी 2015 BMW M5 दे देंगे, which you can sell for 61,000 guaranteed today। यानी आपको एग्जैक्टली 61,000 गारंटी है कि आपको उसके मिल जाएंगे, ठीक है। If you can earn 7% annually on investments, which should you choose? तो यहाँ पे तो उसने दिया हुआ है ना कि 7% एनुअल है, लेकिन अभी हमने इस एग्जांपल में हम आए इसलिए थे, ये देखने के लिए आए थे कि एग्जांपल बता क्या रही है, सिनेरियो क्या है। तो सिनेरियो में ये है कि आपको अपनी जायदाद का हिस्सा मिल रहा है, विरासत का, ठीक है, इनहेरिटेंस मिल रही है आपको। उसमें आपके पेरेंट्स ने आपको चॉइस दी है कि आप हर साल या तो 10,000 ले लें फॉर 7 ईयर्स, तो ये 70,000 बनेंगे, या फिर आप गाड़ी ले लें जिसे आप अभी देखेंगे तो वो 61,000। तो यहाँ इस प्रॉब्लम के अंदर तो हमने कंपेयर किया होगा इसको चेक करके कि हमने वो उसको डिस्काउंट बैक किया होगा 10,000 की जो हमारे पास स्कीम बन रही थी। लेकिन अभी हम क्या कर रहे थे, हम उसी प्रॉब्लम पे जाते हैं जो अभी हम देख रहे थे, इसको देखते हैं। इस प्रॉब्लम में हम क्या देख रहे थे, रेट ऑफ रिटर्न वहां पे 7% गिवन था, और वो कहता है कि कौन से रेट ऑफ रिटर्न पे आपकी जो दोनों चॉइसेस हैं वो इक्वल हो जाएंगी, किस रेट ऑफ रिटर्न पे दोनों की वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू सेम हो जाएगी। यानी 61,000 की आपको गाड़ी मिल रही है जो कि आप $61,000 की बेच सकते हैं, जबकि आपकी जो एनुटी बन रही है वो 70,000 की बन रही है। अगर उसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालें और वो प्रेजेंट वैल्यू आपकी क्या बन जाए, 61,000 ही बन जाए, तो आप इंडिफरेंट हो गए ना। अब आप चाहे वो ले लें चाहे वो ले लें, तो क्या रेट ऑफ रिटर्न रहेगा, जबकि 7% नहीं है, अभी आपने रेट ऑफ रिटर्न फाइंड करना है। सो वी विल मूव अहेड। अभी हमें समझ आ गई कि ये क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ठीक है।
We need to solve for the rate of return that makes the two offers equivalent. दोनों सेम कर देगा हमारे लिए, ठीक है. Anything above that rate of return would make the present value of the annuity lower than 61,000 का. तो आपकी अगर रेट ऑफ रिटर्न उससे इंक्रीज करेगा तो आपकी वो वैल्यू डिक्रीज कर देगा 61 से. अगर वो बिलो जाएगा तो वो उसको इंक्रीज कर देगा और डिक्रीज कर देगा. यानी आर आपका जो है इंक्रीज या डिक्रीज होने से वैल्यू 61,000 से ऊपर या नीचे चली जाएगी जो आपकी एनओटी बनेगी. तो आपने एग्जैक्टली 61,000 के ऊपर आपने फाइंड करना है कहाँ उसकी प्रेजेंट वैल्यू 61,000 बनती है. इसका मतलब है आपके पास प्रेजेंट वैल्यू गिवन है 61,000 आपके पास प्रेजेंट वैल्यू है, ठीक है, एनओटी के अंदर 61,000, ठीक है. और आपकी जो अपफ्रंट पेमेंट है इस साल की वो 10,000 है. तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो है वो 51,000 की बनेगी इन द सेम वे. और 7 इयर्स का था तो वो 7 इयर्स में वो कह रहे थे कि आपको 10,000 ईच ईयर मिलेगा. तो 10,000 तो आपको अभी मिल गया. तो बाकी जो आपको मिलने हैं वो 6 इयर्स में मिलने हैं. तो आपके नंबर ऑफ इयर्स जो है वो -1 हो जाएगा यानी 6 इयर्स बन जाएगा. तो इसके कहाँ पे जाके आपकी प्रेजेंट वैल्यू 51,000 बनती है वो आपका इंटरेस्ट रेट या रेट ऑफ रिटर्न 4.85. तो इस रेट ऑफ रिटर्न पे अगर आपको बैंक ये ऑफर कर रहा है तो फिर आपके लिए चॉइस मुश्किल हो जाएगी कि आप गाड़ी लें या फिर कैश, ठीक है. तो यहाँ पे इस वैल्यू पे 4.85. अगर इससे आप इंक्रीज करते हैं वैल्यू तो फिर क्या होगा, फिर आपकी जो एनओटी है उसकी वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है, डिस्काउंट बैक हो रही है ना. और अगर उससे वैल्यू आपकी डिक्रीज होगी तो फिर आपकी प्रेजेंट वैल्यू जो है इंक्रीज होगी, एनओटी की वैल्यू इंक्रीज होगी. द रेट इक्वेटिंग द टू ऑप्शन इज 4.85%. तो present value is 51,000 not 61,000 because first payment happens at date 0 यानी upfront आपको 10,000 वो पे कर रहे हैं, ठीक है. इसीलिए अभी इसकी वो एनालिसिस में वो बताएगा यही कि इसकी वैल्यू इंक्रीज करती है तो क्या होता है, डिक्रीज करती है. Is the rate of return makes giving up 61,000 car and taking the 7 installments exactly a zero NPV. तो दोनों का डिफरेंस जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू वो जीरो होगी. दोनों का डिफरेंस जीरो हो गया. नेट प्रेजेंट वैल्यू यानी दोनों ऑप्शंस की प्रेजेंट वैल्यूज का जो डिफरेंस है वो जीरो हो गया. इफ यू कैन अर्न मोर देन 4.85 इन्वेस्टिंग ऑन योर ओन कार तो फिर क्या होगा, देन यू कैन टेक द $61,000 आप कार ले लेंगे, इन्वेस्ट इन it and generate 7 installments that are each more than 10,000. तो आप in the same way अगर उसको spread करेंगे 7 years के ऊपर तो आप उससे 10,000 से ज़्यादा earn कर सकते हैं. And if you cannot earn at least 4.85 on your investment, ठीक है, तो फिर क्या होगा, you would be unable to replicate 10,000 installment on your own and would be better off taking the generous payments your parents have offered. तो आपकी अप और डाउन से क्या होगा वो उसके एवल्यूशन के अंदर उसने उसे एक्सप्लेन कर, ठीक है. अब इसमें एक और वेरिएबल भी रह गया, नंबर ऑफ पीरियड अगर आपने फाइंड करना, एन फाइंड करना है, फिर एन वैल्यू फाइंड करना है. अब हमने वेरिएबल्स जो देखे, हमने कैश फ्लोज देख लिए, हमने रेट ऑफ रिटर्न देख लिया इसके अंदर, ये हमारे फ्यूचर वैल्यू दोनों है, ठीक है. कुछ और मिसिंग है तो वो हम फाइंड करें. अदर वेरिएबल्स में हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न आ गया, हमारे पास कैश फ्लोज आ गया, और अब हमारे पास तीसरा है नंबर ऑफ पीरियड्स, ये भी हम निकाल सकते हैं. इन एडिशन टू सॉल्विंग फॉर कैश फ्लोज or the interest rate, we can solve for the amount of time it will take a sum of money to grow to a known value. In this case, the interest rate, present value और future value सारी हमारे पास सारी वैल्यू बाकी given होंगी. We need to compute how long it will take for the present value to grow to the future value. ठीक है. तो हमारे पास प्रेजेंट वैल्यू भी है, फ्यूचर वैल्यू भी है, हमारे पास रेट ऑफ रिटर्न भी है, हमारे पास एन नहीं है. कितना टाइम लगेगा ये वैल्यू को इतना बनने के लिए जबकि इंटरेस्ट रेट ये है. तो आपने एक्चुअली नंबर ऑफ पीरियड्स फाइंड एन फाइंड, ठीक है. उसकी एग्जांपल आ गया हमारे. लेट्स return to your savings for a down payment on a house. Imagine that some time has passed and you have 10,050 saved already, and you can now afford to save 5,000 per year at the end of each year. Also, interest rate have increased so that you now earn 7.25% per year on your savings. How long will it take to reach your goal 60,000?
ठीक है, ठीक है। आपने डाउन पेमेंट की थी ना 50,000 के लिए, घर के लिए डाउन पेमेंट आपने की थी। अब वो कहता है कि आपके पास वो गाड़ी वाली ऑप्शन नहीं है कि आप गाड़ी को बेच के एक Corolla ली थी और आपने बाकी अमाउंट की डाउन पेमेंट कर दी थी जो कि 50,000 थी। आपके पास वो ऑप्शन नहीं है, ठीक है। आपके पास ये ऑप्शन है कि आपके पास ये सेविंग है ऑलरेडी 10,050 की, ठीक है, और आपको 50,000 चाहिए, ठीक है, और you have 10,500 saved already and you can now afford to save 5,000 per year. हर साल आप 5,000 सेव कर सकते हो, ठीक है, और उस पर इंटरेस्ट रेट क्या है 7.25 है पर ईयर। तो आपको कितना टाइम लगेगा कि आप जो है 60,000 के गोल पे पहुंच जाए, ठीक है। डाउन पेमेंट अभी 50,000 की वजह 60,000, ठीक है। आपके पास 10,050 ऑलरेडी मौजूद है, तो 10,050 को आप स्ट्रेट अवे इसमें से माइनस कर देंगे, तो बाकी आपके पास 49,950 बचेगा। 49,950 आपके पास होना चाहिए, ठीक है, और वो आपने बनाना है। और आपकी जो 5,000 है वो आपकी रेगुलर कैश फ्लो है, ठीक है, जो आपकी सेविंग्स चल रही है 5,000 एवरी ईयर, और 7.25 आपके पास इंटरेस्ट रेट है। तो आपका क्या बनेगा बताएं? एन्युटी बनेगी ना, आपको नंबर ऑफ पीरियड्स का नहीं पता ना। रेगुलर कैश फ्लोज हैं हर साल 5,000 पे, और नंबर ऑफ पीरियड्स का नहीं पता, लेकिन इसका भी पता है और उसकी प्रेजेंट वैल्यू का भी पता है, ठीक है। तो यू कैन फाइंड फ्रॉम हियर, ठीक है। 10,050 आपके पास ऑलरेडी है, ठीक है। तो आपने 5,000 हर साल आप जो है सेविंग के अंदर डाल देंगे, तो यहाँ पे उसको 60,000 होना चाहिए, ठीक है। फ्यूचर वैल्यू उसकी कितनी मिलेगी? We need to find n so that the future value of your current saving plus the future value of your planned additional saving, which is an annuity, equals your desired amount. There are two contributors to the future value: the initial lump sum payment of 10,050 that will continue to earn interest, and the annuity contribution of 5,000 per year that will earn interest as they are contributed. Thus, we need to find the future value of the lump sum plus the future value of the annuity. तो लम सम और दोनों के लिए आपने एन्युटी बना ली है, ठीक है। अब आपकी क्या बनेगी? आपकी प्रेजेंट वैल्यू है ये, ठीक है। पेमेंट आपकी 5,000 की जा रही है, फ्यूचर वैल्यू आपके पास 60,000 है, ये आपके पास ऑलरेडी गिवन है 7.25। अगर आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे तो आपने एम फाइंड कर लेना है इस तरह से। मैथमेटिकली इसको भी फाइंड करना इज बिट डिफिकल्ट, तो आप इसको एक्सेल पे या फाइनेंशियल कैलकुलेटर पे अप्लाई कर लेना, ठीक है। उसको फॉर्मूला ये दिया हुआ है, नंबर ऑफ पीरियड। अब ये जो आप फाइंड करते हैं वो पहले लिखा होता है, इक्वल टू एन पर एन पी ई आर, नंबर ऑफ पीरियड्स, और आगे फिर आपने रेट देना है पहले, फिर पेमेंट देनी है, ये कैश फ्लो है। कैश फ्लो को पीएमटीएम कहते हैं इसके अंदर, एक्सेल के अंदर। रेट आपका बेसिकली इंटरेस्ट रेट है, ठीक है, और फिर प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू, सारी वैल्यूज का पुट करेंगे इक्वल साइन लगा के, तो साथ ही आपको नंबर ऑफ पीरियड्स मिल जाएंगे, विच इज 7। तो 7 ईयर्स में आपकी ये अमाउंट बन जाएगी 60,000, राइट जी। एनी क्वेश्चन? इसको यहाँ फार्मूले में भी पुट किया उसने, फार्मूले में भी पुट किया उसने, ठीक है। There is also mathematical solution. We can calculate the future value of the initial cash flow by using equation 4.1, ठीक है। इनिशियल तो आपका 10,050 था ना, इसको तो सिंपल आप इसकी फ्यूचर वैल्यू निकाल रहे हैं, तो एन पीरियड्स के बाद निकाल रहे हैं, तो आप इसको, आपको नंबर ऑफ पीरियड्स का नहीं पता, ठीक है। ये प्रेजेंट वैल्यू है और ये आपका वो क्या है, कंपाउंडिंग फैक्टर आ गया 1 प्लस 7.25%, और उसकी आपने एन वैल्यू ले ली। तो ये आपका एक फार्मूला ये हो गया। दूसरा आपका एन्युटी का फार्मूला लग रहा है, आपके कैश फ्लोज कितने हैं 5,000 के हैं, आपके पास आर कितना है 7.25 है, सी ओवर आर, और यहाँ पे आपका 1 प्लस आर की पावर एन माइनस 10, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से इसको एन के लिए सॉल्व करेंगे तो आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं, बट बेटर
you find it through Excel or Mentical. But how you can find it through algebraic सिंप्लीफिकेशन, तो उसके जरिए आप इस तरह से कर सकते हैं। ये सारी वैल्यूज को उसने ना इकट्ठा कर लिया। जो देखेंगे यहाँ डिवाइड हो गया, ये मल्टीप्लाई हो गई इधर आती है, ठीक है। और सेम वैल्यू थी 60,000, ये दिस इनटू दिस है ना, ये मल्टीप्लाई। इसको अलजेब्रिकली आप छोड़ें, इसको कंफ्यूज होंगे आप इसके अंदर। बेहतर है आप इसको उसके अंदर ही कर लें, एक्सेल में। मोस्ट प्रॉब्ली आपका जो एग्जाम होगा फाइनल का वो भी ऑनलाइन होगा। अगर ऑनलाइन ना भी हो तो भी आप फाइनेंशियल कैलकुलेटर या कोई हेल्प वगैरह ले सकते हैं। इसके लिए टेबल्स भी मिलती हैं हमें, फ्यूचर वैल्यू, प्रेजेंट वैल्यू, नंबर ऑफ पीरियड्स और रेट ऑफ रिटर्न की ना, जो कि आपकी नॉर्मली आपकी इस जो बुक आपको प्रोवाइड की गई है इसके अंदर भी इसकी टेबल्स गिवन हुई होंगी, फ्यूचर वैल्यूज की और प्रेजेंट वैल्यूज की, एनुटीज की और परपेचुइटीज की, सबकी टेबल्स गिवन होती हैं, ठीक है। तो वो टेबल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी अगर आपने फेस टू फेस एग्जाम देना होगा तो वहां से आप फिर इस वैल्यू को लोकेट कर लेते हैं, ठीक है। अगर ऑनलाइन होगा तो आप इसको एक्सेल पे करके, जिस तरह से कुछ लोगों ने ऑलरेडी एक्सेल पे काम किया है और फिर उसको कॉपी करके पेस्ट कर दिया है वेब की फाइल के अंदर, तो उस तरह से भी आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। फिर इसकी एवेल्यूशन आ गई, इट विल टेक 7 years टू सेव द डाउन पेमेंट, ठीक है। तो 7 years के बाद आप डाउन पेमेंट कर सकते हैं 60,000। इस तरह से और एग्जांपल्स दी हुई हैं, इसमें भी नंबर ऑफ पीरियड्स फाइंड करने हैं, तो यू कैन डू इट बाय योरसेल्फ, ठीक है। ये एग्जांपल आप खुद से देख लें इसको, ठीक है। आगे क्या है, नॉन एनुअल वैल्यूज। ये हमारा नेक्स्ट में लास्ट टॉपिक है इसका। हमने काफ़ी सारी एग्जांपल्स कर ली हैं, एग्जांपल्स सॉल्व हैं इसके अंदर। आपको किसी एग्जांपल के अंदर कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो यू कैन आस्क अ स्पेसिफिक क्वेश्चन फॉर दैट, ठीक है। तो अभी हमारा ये लास्ट टॉपिक जो है इसको भी हम देख लेते हैं। इसमें वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर टॉपिक्स, ठीक है। इसमें क्या है, अभी हमने कुछ किया भी है। तो अगर हमारे कैश फ्लोज वो कहते हैं कि एनुअल ना हो, अभी तक तो हम एनुअली देख लेते हैं कि हर साल में कैश फ्लो होता है, तो आपका कैश फ्लो एनुअल की बजाय क्या हो सकता है, मंथली भी हो सकता है, वीकली भी हो सकता है, डेली भी हो सकता है, ठीक है। किसी तरह से भी आप उसको कैलकुलेट बना सकते हैं। तो इंटरेस्ट रेट को आपने उसी हिसाब से फिर आपने चेंज करना। द इंटरेस्ट रेट इज स्पेसिफाइड एज अ मंथली रेट, द नंबर ऑफ पीरियड इज एक्सप्रेस्ड इन मंथ्स। तो आप किस तरह से करेंगे, फिर आप उसको कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है, इसको किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। अभी इसको एग्जांपल के साथ हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। इट्स नॉट डिफरेंट, सेम थिंग, जस्ट उसकी हमने कन्वर्जन करनी है। You are about to purchase a new car and have two payment options. You can pay 20,000 in cash immediately, or you can get a loan that requires you to pay 500 each month for the next 48 months. ठीक है, मंथली हो गया ना, 4 years है लेकिन मंथली हो गया। If the monthly interest rate you earn on your cash is 0.5%, should you इसको या इसको, फिर आप इसको इसको जो है इसको कन्वर्ट करके इसकी आप वैल्यू निकाल लेंगे। 500 आप दे रहे हैं 48 मंथ्स के लिए, ठीक है। तो आपकी जो कैश फ्लोज जनरेट हो रहे हैं वो एवरी मंथ हो रहे हैं, ठीक है। इक्वल कैश फ्लोज हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पीरियड्स 48 मंथ्स हो जाएंगे, तो 48 आपके नंबर ऑफ पीरियड्स हो गए, तो आपका जो वो है अपना इंटरेस्ट रेट है वो 5%, 0.5%, ठीक है। तो आप इसको इसकी एनुटी बना लें और एनुटी बना के इसकी आप प्रेजेंट वैल्यू निकालें, ठीक है, आज के दिन आप इसकी वैल्यू निकालेंगे, तो फिर आप इस 20,000 के साथ कंपेयर करेंगे कौन सी वैल्यू बड़ी आ रही है, फिर आप यू कैन डिसाइड किस ऑप्शन के ऊपर आपको जाना चाहिए, ठीक है। ये अब पहले हम 1 2 ये लगाते थे हम फॉर द ईयर, अब ये मंथ्स के लिए, ठीक है। पहली पेमेंट आप मंथ के एंड के ऊपर कर रहे हैं, फर्स्ट मंथ के कर रहे हैं, ठीक है। ये आपका कैश फ्लो है, ये आपका इंटरेस्ट रेट है और ये आपके नंबर ऑफ पीरियड। तो सिंपली
आपने सारी चीज़ों को यहाँ पे डाला, आपने चेक किया तो ये अमाउंट बन गई है 21,290। तो आपको ज़्यादा पे करना पड़ रहा है इसमें, 20,000 आपका कम है। तो आप देख लें आपने ये करना है या वो करना है, तो डिसीजन विल बी यूज। अल्टरनेटिवली यू मे यूज द एनुटी स्प्रेडशीट। तो स्प्रेडशीट के ऊपर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आई ओवर वाई की जगह आप मंथली इंटरेस्ट रेट लिखेंगे। सिंपल ये है कि इसमें आपके कैश फ्लोज भी मंथली हैं, आपका इंटरेस्ट रेट भी मंथली है, और आपके नंबर ऑफ पीरियड्स भी नंबर ऑफ मंथ्स है। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, सेम, बाकी सारी चीज़ें सेम है। अगर कुछ मिक्सअप होके आ जाए फिर आपने उसे कन्वर्ट कर देना। फॉर एग्जांपल आपको कैश फ्लो एनुअल में बता रहा है, इंटरेस्ट रेट मंथली बता रहा है, ठीक है, और यहाँ पे भी ईयर्स बता रहा है, तो उसको फिर आप मंथ्स में किसी एक स्ट्रीम के अंदर आप उसको कन्वर्ट करके 5 मंथ्स के अंदर हो या सारे ईयर्स के अंदर, तो फिर आप उसको सॉल्व कर लेंगे एनुअल के हिसाब से। देखें इंटरेस्ट रेट पर ईयर होता है ना, आई ओवर वाई, लेकिन यहाँ पे मंथली है तो उसमें आई और वाई के अंदर 0.05% लिखा है। ठीक है, देखिए एक्चुअली इसका इंटरेस्ट रेट। ठीक, तो ये आपकी वैल्यू है। टेकिंग द लोन इज इक्वलेंट टू पेइंग 21,290 टुडे। उसकी प्रेजेंट वैल्यू आपने निकाल लिया एनुटी की। तो ये कॉस्टली है, तो आप फिर ज़्यादा बेहतर ये है कि आप कैश देकर 20,000 आपको बाय करना है, तो आपके 1,290 सेव हो सकते हैं। यू कैन आल्सो यूज फॉर गेटिंग मोर फंड, इसको आप बैंक में डाल सकते हैं, 1,290 उसके ऊपर भी आप इंटरेस्ट अर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये भी उसी तरह का, और ये आप वीकली के ऊपर दिया हुआ है। ठीक है, अब वीकली पे दिया हुआ तो सब सब वीकली होगा, ये सब मंथली होगा। ठीक है, यू हैव जस्ट वॉन द पब्लिशर्स क्लियरिंग हाउस ड्राइंग एंड यू हैव टू पेमेंट ऑप्शंस। ठीक है, आपको या तो आप 5,000 अ वीक ले सकते हैं फॉर नेक्स्ट 75 ईयर्स, 75 ईयर्स के लिए है, एक साल के अंदर 52 वीक्स होते हैं, एंड यू कैन रिसीव अ लम सम ऑफ 5 मिलियन। ठीक है, if the weekly interest rate you can earn is 0.096। आप देखें जितना टाइम कम होता जा रहा है इंटरेस्ट रेट उतना ही कम होता जा रहा है। ठीक? पहले मंथली पे गए हैं तो कम था, अब आप देखें उससे भी मजीद कम है, 0.096% है। ठीक है, जब इसके परसेंट को हटाएंगे तो 2 जीरो और लग जाएंगे, 0.00096, 3 जीरो और 96 लगेंगे। तो कौन सी ऑप्शन आप चूज करेंगे? लमसम आपको ये मिल रहा है, 5 मिलियन मिल रहा है, तो आप इसकी एनुटी बना के उसको आप कैलकुलेट कर लें। ठीक, कैलकुलेट करना है उसकी प्रेजेंट वैल्यू और फिर कंपेयर कर लें उसके साथ। ठीक, तो ये 5,000 मिल रहा है आपको, तो आपके 52 वीक्स होते हैं एक मंथ के अंदर, तो आपको 75 ईयर्स के लिए मिल रहा है। 75 के साथ आप जब मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आपका ऑलमोस्ट 3,900 है। तो आपकी ये एनुटी बनती है 3,900 पेमेंट्स बनेंगी, तो आप $5,000 ईच। ठीक है, तो आपने एनुटी के फॉर्मूले के अंदर इसको डाल दिया, ये आपका कैश फ्लो है, ये आपका कैश फ्लो वीकली है, ये आपका इंटरेस्ट रेट वीकली है, और ये आपका नंबर ऑफ पीरियड भी इन वीक्स। तो आपने इसको फाइंड किया, आपके पास ये 5 मिलियन और 84,000। ठीक है, तो आपकी जो प्रेजेंट वैल्यू इसकी ज़्यादा बन रही है, तो आपको ये प्राइस मिल रहा है, तो यू बेटर ऑफ दिस ऑप्शन, जो प्रेजेंट वैल्यू इसकी बन रही है वो उससे ज़्यादा बन रही है जो आपका। ठीक है, तो आप इसको क्लिक करेंगे, वैल्यू के अंदर यही आएगा। अभी इसमें आपने बता दिया कि कैसे आपने करना है एक्सेल के ऊपर इसको, एक्सेल का भी आपने आपको पता चल गया इन द सेम वे, बिल्कुल वैसे। ठीक है, टेकिंग द वीकली पेमेंट्स इक्वलेंट टू रिसीविंग today, which is more than receiving it. So you should take the weekly payment. तो आप वीकली पेमेंट्स लेंगे तो यू कैन अर्न मोर, आपको ज़्यादा बेटर प्राइस मिलेगी इस तरह से। ठीक है, दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर। ये कुछ आपके क्वेश्चंस हैं जो कि आप इनका आंसर कर सकते हैं डिस्कशन फॉरम के ऊपर। मैं डिस्कशन फॉरम क्रिएट कर देता हूँ। ठीक है, इसमें आप जरा थोड़ा सा अपना दिमाग चलाएं
हाउ डू यू कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ अ कैश फ्लो स्ट्रीम, कैसे फाइंड करती हैं? व्हाट इज द इंट्यूशन बिहाइंड द फैक्ट दैट एन इनफिनिट स्ट्रीम ऑफ कैश फ्लोज हैज अ फिनिट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, कैसे होती है? और व्हाट आर सम एग्जांपल्स ऑफ एनुइटीज जो हमारी कॉमन लाइफ के अंदर, ठीक है, जैसे हमारे एग्जांपल्स के अंदर आप देख रहे हैं व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एन एन्युटी एंड इक्विटी, ये भी हमने देखा है। एग्जांपल ऑफ ग्रोइंग इक्विटी विथ ग्रोइंग कैश फ्लो, हाउ डू यू कैलकुलेट द कैश फ्लो ऑफ एन एन्युटी, ये भी उसके अंदर आ गया। ठीक है, हाउ डू यू कैलकुलेट द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ एन इन्वेस्टमेंट, इसके अलावा हमने नंबर ऑफ पीरियड और बाकी चीज़ें भी हमने अभी देखी। ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अब आप अगर क्वेश्चन पूछना है किसी चीज़ के बारे में तो यू मे आस्क द क्वेश्चन, और अगर आपने पूछना टाइप करना है तो टाइप कर लें। देखता हूँ आपके क्वेश्चंस को। जी, रेट मुश्किल असल में वो जो मैथमेटिकली है ना, मैथमेटिकली थोड़ा रेट फाइंड करना मुश्किल है। अदरवाइज आप एक्सेल में करेंगे तो उसमें तो आपने जस्ट वैल्यूज डालनी है और वो आपको आंसर दे देगा। या फिर अगर वो आपके पास टेबल्स हों उसकी, जैसे आपको याद होगा लॉगरिथम की टेबल्स होती थी, या साइन कॉस ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज की जो टेबल्स होती थी, उसमें वैल्यूज होती थी, तो हम वैल्यूज को वहां से निकाल लेते थे। जी, डिस्कशन फोरम मैं क्रिएट करता हूँ, उसके ऊपर इस क्वेश्चंस को आप जरा अपना दिमाग चलाएं, थोड़ा सा एक्टिव करें, थोड़ा सा एक्टिविटी के तौर पे इसको ले लें। इसका क्रेडिट तो कोई नहीं है, बट ये आप करेंगे तो आपके लिए बेहतर हो। वालेकुम अस्सलाम जी। सर मेरा एक छोटा सा सवाल था आपसे। जी जी जरूर। सर वो 0 एनपीवी आ रही है, तो सर वो मेरे ख्याल में आईआरआर की बात कर रहे हैं आप? आईआरआर, हम इसी को आईआरआर कहेंगे जब हम कैपिटल बजटिंग पढ़ेंगे सर। अच्छा सर, ये जो आपने जहाँ बताया एनपीवी 0 हो रही है, हम रेट कैसे मालूम करें? तो वो आईआरआर के फार्मूले के थ्रू हम नहीं निकाल सकते? बेसिकली हमने उस कॉन्सेप्ट को टच नहीं किया, मुझे मेरे ख्याल है आप उस कॉन्सेप्ट को पहले से जानते हैं, इसीलिए आप आईआरआर की बात कर रहे हैं। जी सर। एनपीवी हम बेसिकली देखते कब हैं, जब हमारे पास दो ऑप्शन होती है ना। मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँ। जी सर। आपके पास डिसीजन करना है आपने, आपके पास दो ऑप्शन है, आप दोनों की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं, दोनों ऑप्शंस की प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं। एक ऑप्शन की प्रेजेंट वैल्यू निकाली, दूसरे की निकाली। आप कहते हैं कि जिसकी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है वो आप चूज करेंगे, या इन अदर वर्ड आप कहते हैं दोनों प्रेजेंट वैल्यूज का जो डिफरेंस है वो देखते हैं। ठीक है, तो अगर वो डिफरेंस आप देखते हैं, डिफरेंस आपका पॉजिटिव आ जाता है, यानी आप की जो प्रेजेंट वैल्यू है वो इंक्रीज कर रही है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, यानी आप दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आ रहा है, तो आप कहते हैं कि ये एनपीवी, उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू आप कहते हैं। लेकिन हमने कैपिटल बजटिंग का चैप्टर पढ़ना है, उसके ऊपर मेरे ख्याल में हमारे 2 या 3 लेक्चर तो होंगे, उसमें हम स्पेसिफिकली इसी को आईआरआर कहेंगे। ठीक है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं हम इसको। लेकिन जब हम वो पढ़ेंगे तो तब हम उसको डिस्कस करेंगे। समहाउ जो आप सोच रहे हैं किसी हद तक वो उससे रिलेट करता है, लेकिन बेसिकली एनपीवी इज द कंपैरिजन ऑफ द प्रेजेंट वैल्यूज। ठीक है, आप जब कंपैरिजन करते हैं प्रेजेंट वैल्यूज का, दो या दो से ज्यादा ऑप्शंस का, तो उनका जो डिफरेंस निकालते हैं उसको हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं। तो एनपीवी इन इटसेल्फ एक टेक्निक है कैपिटल बजटिंग के अंदर, कि किसकी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा है वो ऑप्शन आप चूज करते हैं। आप कहते हैं जिसकी प्रेजेंट वैल्यू ज्यादा होगी उसका एनपीवी पॉजिटिव होगा। जी सर। ठीक है, जब एनपीवी आपका 0 आता है तो आप इंडिफरेंट हो जाते हैं, और जब आपका एनपीवी की वैल्यू नेगेटिव साइन के साथ आती है तो फिर वो उसको आप चूज नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर आपको कॉस्ट इनकर हो रखी है। इंस्टेड ऑफ गेटिंग समथिंग आप उसके ऊपर कुछ लगा रहे होते हैं। सर जहाँ पे आपने एनपीवी नेगेटिव का कहा कि उसको एक फाइनेंस मैनेजर चूज नहीं करता, जहाँ पे 0 एनपीवी हो जाए तो क्या फाइनेंस मैनेजर उन प्रोजेक्ट को में इन्वेस्टमेंट करते हैं? क्योंकि उनमें तो कोई पॉजिटिव एनपीवी नहीं आ रही।
बेटा उसमें ये होता है कि आप इंडिफरेंट हो जाते हैं ना, फिर आप अदर फैक्टर्स को लेके आते हैं, उसके हिसाब से देखते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब आप डिसीजन करते हैं, अभी हम चूंकि फिनेंस को देख रहे हैं, तो फिनेंस के अंदर हम सिर्फ फिनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से चीजों को देखते हैं ना। जी सर। लेकिन जब आप रियल वर्ल्ड के अंदर जो डिसीजन करते हैं, वो उसमें सिर्फ एक फाइनेंशियल एस्पेक्ट नहीं होता, आपके दूसरे एस्पेक्ट भी होते हैं। सही। ठीक है, मतलब आप और फीचर्स को भी देख रहे होते हैं, आपकी प्रोडक्टिविटी है, आपने ऑर्डर से कुछ रिसीव करना है, आपने और बहुत सारे काम हैं जिनको आपने उसके अंदर इंक्लूड कर लेना होता है। ठीक है। तो रियल टाइम जो आपके डिसीजंस होते हैं वो रियली जो है ना इतने इजी नहीं होते, अदर फैक्टर्स को भी आपने इंक्लूड करके फिर देखना होता है चीजों को। सही। लेकिन अगर आप सिर्फ फिनेंस की बुनियाद के ऊपर जब आप देखते हैं, तो फिर हम सिर्फ फाइनेंशियल क्राइटेरिया को सामने रखते हैं। फाइनेंशियल क्राइटेरिया क्या है? अभी हमने देखा कुछ आपके टाइम वैल्यू के क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें अगर पॉइंट करके कुछ सेंट्स का भी फर्क होता है तो हम कहते हैं कि जो रैशनल डिसीजन बनता है कि जिसमें वैल्यू ज्यादा आ रही है उसमें जाएंगे। लेकिन हम नॉर्मली तो हम कैटर नहीं करते उस चीजों को। जी सर। इतना माइनर डिफरेंस हम नहीं देख रहे होते, लेकिन जब क्राइटेरिया हम सेट करते हैं, उस क्राइटेरिया की बुनियाद पे जब हम देखते हैं, तो फिर हमें उसको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है। आई होप कि आप कुछ थोड़ा समझ गए मेरी बात को। जब आपकी दो ऑप्शंस हो गई, आपको खाना है, आप गए रेस्टोरेंट पे, आपको दो डिशेस पसंद हैं, दोनों इक्वली पसंद है, तो अब आपके लिए मुश्किल हो गया ना डिसीजन करना। तो उस पे हम कहते हैं कि डिफरेंट हो जाता है बंदा। जब आपकी एनपीवी 0 हो गई, आपके पास दो ऑप्शंस हैं, फिर अब आपकी अपनी चॉइस है, इसको ले लें, 1 को ले लें या 2 को ले लें। आपका फाइनेंशियल क्राइटेरिया उसके ऊपर वर्क नहीं कर रहा। सही। हाँ, ये ठीक है। अगर फंड्स होंगे तो फिर दोनों फाइनेंशियल मैनेजर उनको एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि उनकी 0 है या नेगेटिव में आप कह रहे हैं कि रिजेक्ट हो जाएंगे वो चीजें। नेगेटिव में तो आप रिजेक्ट करते हैं ना। जी सर। जब 0 होगा तो आप दो ऑप्शंस की एनपीवी 0 हो गई, तो आप इंडिफरेंट हो गए ना। उसमें एक्चुअली क्वेश्चन भी यही था कि आप इंडिफरेंट हैं, कहाँ पे इंडिफरेंट हो रहे हैं। यानी आप गाड़ी ले लें या वो 10,000 एवरी ईयर की पेमेंट ले लें। ठीक है। तो उसके ऊपर हमने रेट ऑफ रिटर्न निकालना था कि किस रेट ऑफ रिटर्न पे इंडिफरेंट हो जाएगा, यानी दोनों चॉइसेस इक्वल हो जाएंगी फाइनेंशियली। ठीक है सर। ठीक, अगर पॉजिटिव है, जैसे उसमें एक्चुअल क्वेश्चन में था कि 7% रेट ऑफ रिटर्न था, तो उस हिसाब से आपके लिए ऑप्शन कौन सी बेहतर थी कि आप गाड़ी ले लें, आप वो 10,000 की पेमेंट। ठीक है, उसमें एनपीवी आपकी जो 61,000 है वो ग्रेटर वैल्यू है, और 10,000 की आप जो आपकी जो पेमेंट थी, 7 पेमेंट थी, उनकी जब आप प्रेजेंट वैल्यू निकालते थे तो वो कम आती थी। तो आपकी प्रेजेंट वैल्यू एक की कम आ गई, एक की ज्यादा आ गई, तो आप कहते हैं एनपीवी आपका पॉजिटिव है। एक ऑप्शन जिसको बेहतर है तो आप सिलेक्ट करें तो उसका पॉजिटिव आ गया एनपीवी। ठीक है, सही। इस तरह से हम इस चीज को देख रहे थे। ठीक है सर। ठीक, थैंक यू सर। आई होप इट इज क्लियर नाउ। यस सर, इट्स क्लियर नाउ। थैंक यू जी। एनी अदर क्वेश्चन? ठीक है, फिर आज की क्लास को हम एंड करते हैं। मैं आपका डिस्कशन हेलो सर। कर देता। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हाँ सर, मैं ये कह रहा था कि जो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाए था अभी। प्रैक्टिस क्वेश्चन पिछली बार भी आपने कहा था, मैं अपलोड नहीं कर सका। इस बार होपफुली मैं कर दूंगा। एक्चुअली हम मसला नहीं थोड़ा है सा सर। ट्रेडिंग के अंदर ना, तो प्रैक्टिस क्वेश्चन, खाली प्रैक्टिस क्वेश्चन अगर आपको चाहिए वो तो आपको बुक से भी मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप वो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो आपको बुक प्रोवाइड की है ना, उसमें आपको ये चैप्टर वाइज जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ, स्लाइड्स उसी बुक, जो बुक आपको दी है ना, उसी बुक की स्लाइड्स करा रहा हूँ। तो उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल हैं। लेकिन जिस तरह जब आप कहते हैं ना हमें प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहिए, तो ये फिर एक बार होता है मेरे ऊपर ना। मैं ये सोचता हूँ कि जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको दूं उनके सॉल्यूशन भी साथ दूं आपको ना, ताकि आप उसको चेक कर सकें। तो सर इसलिए तो चाहिए थे कि हम अपने सवाल के सॉल्व करते हुए जो है ना आइडेंटिफाई कर सकें हम कहीं मिस्टेक कर रहे हैं तो वो पता लग जाए। उस
उसमें फिर थोड़ा सा टाइम लगता है ना कि आपको सॉल्यूशन भी उसका देना है, तो भी उसको सॉल्यूशन को या तो सर्च करना पड़ेगा या फिर खुद सॉल्व करके डालना पड़ेगा, तो इसी वजह से डिले होता है इसके अंदर। तो होपफुली हमारा ये ग्रेडिंग का काम आज कंप्लीट हो जाएगा, थोड़ा रहता है अभी भी। आपकी क्लास लेनी थी तो अभी मैं फिर उससे पहले भी ग्रेडिंग कर रहा था, अभी आपकी क्लास खत्म करके भी मैंने ग्रेडिंग करनी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आपकी क्लास की ग्रेडिंग हो गई है कंप्लीट। आप अपने मेंशन में रिजल्ट्स देख भी सकते होंगे, नजर आ रहे हैं आपको अपने रिजल्ट्स सब लोगों को? जी सर आ रहे हैं। चलिए दैट्स गुड। तो उससे फारिग होता हूं मैं, तो फिर इंशाल्लाह मैं आपको ना प्रैक्टिस क्वेश्चन दे दूंगा, लेकिन जो प्रैक्टिस क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर है बहुत सारे इसके अंदर है, उसको आप ट्राई कर सकते हैं, ठीक है? आपके पास ठीक। बुक और है? सर ये जी सर वो डाउनलोड कर दीजिए। जी, तो उसके अंदर ये चैप्टर 4 है मेरे ख्याल में, चैप्टर 4 है जो हम कर रहे हैं। ठीक है चैप्टर सर वो 4 हम और देख 5 है, दो चैप्टर हैं, चैप्टर 4 और 5 है। ये चैप्टर 3 और 4 है, आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, लेकिन इसी तरह से है, या 3 4 है या 4 5 है। तो आपने अभी जो कंप्लीट किया है टाइम वैल्यू ऑफ मनी का सेकंड चैप्टर आपने कंप्लीट किया है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फर्स्ट चैप्टर हमने मिड से पहले कर लिया था। हाँ वो एक क्लास हुई थी। जी, तो आप ना ऐसे करें, अगर आपने प्रैक्टिस क्वेश्चन खुद से ट्राई करने हैं तो जो जो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का फर्स्ट चैप्टर है उसके जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उनको करें। उसमें कोई प्रॉब्लम आता है तो आप फिर जो है उस पे टेलीग्राम के ऊपर डाल दें उसको क्वेश्चन, या डिस्कशन फॉर्म में भी डाल सकते हैं। टेलीग्राम पे डाल देंगे तो वो जरा जल्दी नजर में आ जाते हैं, राइट? ठीक है सर। ठीक है सर। ओके देन, टेक केयर।